रीबर्थ ऑफ माई एजेंट वाइफी एपिसोड 14। अंकित की कार आकर उस बिल्डिंग के बाहर रुकती है जिसमें विक्रम और उसकी टीम कैद थी। एक गार्ड आकर अंकित की तरफ का डोर खोलता है तो अंकित कार से बाहर आकर बोला, कहाँ है वे लोग। पायल भी कार का डोर खोलकर बाहर आ जाती है। वो गार्ड अंकित की बात सुनकर बोला, सर सभी को नीचे लॉकअप में बंद किया है। अंकित हाँ में सिर हिलाकर बोला, ओके चलो देखते हैं कौन है वे लोग। इतना बोल अंकित उस गार्ड के साथ जाने लगता है और पायल उनके पीछे। सीढ़ियों से सभी लोग नीचे बने लॉकअप आ जाते हैं जहां सभी एक लॉकअप के आगे खड़े हो जाते हैं। अंदर जब देखते हैं अंकित और पायल तो अंदर 3 लड़के और एक लड़की बैठे हुए थे कोने में। यही है सर वे लोग जो रात के समय आए थे। उस गार्ड की आवाज सुनकर विक्रम और उसकी टीम के सभी लोग अपना सिर ऊपर करके देखते हैं तो सामने अंकित को देख सभी अपना सिर ऊपर करके एक दूसरे को देखते हैं। हो तो तुम लोग हो, अंकित मुस्कुराकर बोला। सर आप इन लोगों को जानते हो? पायल बोली। तो अंकित हाँ में सिर हिलाकर बोला, हाँ क्यों नहीं, ये लोग भी एजेंट है। जिसे सुनकर पायल की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है। विक्रम और उसकी टीम एक दूसरे को देखते हैं और फिर अंकित को जो लॉकअप का डोर खोलते ही अंदर आ जाता है एक लड़की जो पायल थी उसके साथ। एक गार्ड कुर्सी रखकर चला जाता है तो अंकित उस कुर्सी पर बैठकर बोला, ये लोग भी एजेंट है, बस फर्क इतना है हम और इनमें कि हम लोग देश के लिए काम करते हैं और ये लोग एक आदमी के लिए जिसे लोग बिग बॉस बोलते हैं। इतना बोल अंकित मुस्कुराकर विक्रम को देखता है तो वो खड़े होकर बोला, देखो हमें जाने दो, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। बाकी लोग भी खड़े हो जाते हैं। अंकित सभी को देख फिर खड़ा होकर विक्रम के सामने आकर बोला, देखो हमारी दुश्मनी हो ना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम लोग देश के खिलाफ करते हो तो देश के दुश्मन हो तुम लोग यानी मेरे भी। जिसे सुनकर विक्रम बोला, तुम्हारे पास हमारे खिलाफ या हमारे बॉस के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है तो हमें रिहा कर दो वरना। जिसे सुनकर अंकित विक्रम के आंखों में आंखें डालकर बोला, वरना क्या कर लेगा तू और वो तेरा बॉस। विक्रम मुस्कुराकर बोला, मेरे बिग बॉस में कितनी पावर है उसकी तो कोई सीमा नहीं है, वो तुमसे तुम्हारी सारी पावर छीन लेंगे, यहां तक कि 2 मिनट में सरकार बदल जाएंगी उनके एक इशारे पर, समझे। विक्रम की बात सुनकर अंकित गुस्से में उसकी कॉलर पकड़कर बोला, तू कैसे धमकी दे रहा है, वे पता ना अभी तू किसकी कैद में है। सर छोड़ो उसे, पायल अंकित के कंधे पर हाथ रख बोली। तो विक्रम हंसते हुए बोला, हाँ समझा इस आदमी को कि इसकी और इसकी सरकार की इतनी औकात नहीं है कि वो बिग बॉस से पंगा ले सके, उन्हें जैसे ही पता चलेगा कि तुम लोगों ने हम कैद कर रखा फिर सोच लेना ना तुम बचाओगे ना ये बिल्डिंग, एक झटके में सब खत्म। विक्रम की बात सुनकर अंकित उसकी कॉलर छोड़कर बोला, उससे पहले तुम सभी जेल के पीछे होगे और तुम्हारा वो बिग बॉस भी तुम नहीं बचा पाएगा क्योंकि मैं उसे भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। इतना बोल अंकित पलट कर जाने लगता है तो विक्रम बोला, ये गलत फहमी अपने दिमाग से निकाल देना कि तुम उनका कुछ बिगड़ भी सकते हो। लेकिन अंकित उसकी बात को इग्नोर करके पायल के साथ बाहर आ जाता है और लॉकअप बंद होते ही उस गार्ड से बोला, इन लोगों पर अपनी नजर बनाए रखना। और वो उसे समझाते हुए बाहर आ जाता है। वो गार्ड वहां से चला जाता है तो अंकित कुछ सोचने लगता है तो उसके पास खड़ी पायल बोली, सर आप क्या सोच रहा इस बारे में अपने सीनियर को बताऊं या नहीं। पायल कुछ सोचकर बोली, सर आप इस बारे में मेरे खाया से प्रिया मैडम से बात करो, वो जरूर आगे के लिए बता देगी कि क्या सही रहेगी क्योंकि ये उनका ही प्लान था जिसमें ये लोग फंस गए। पायल की बात सुनकर अंकित गहरी सांस लेकर बोला, हाँ पर अब नहीं क्योंकि उसका पति नहीं चाहता है कि हम लोग उसके वाइफ के आसपास रहे, इसलिए अब हम उससे मदद नहीं ले सकते हैं। तो फिर आपने क्या सोचा सर? वही सोच रहा हूँ, इन लोगों को मैं उस बिग बॉस की नज़र से ज्यादा देर तक दूर नहीं सकता हूँ और ऊपर से मेरे अलावा और किसी को नहीं पता इस बारे में। तो क्या इन्हें छोड़ दे सर हम? पायल बोली। तो अंकित बोला, अब इन्हें गिरफ्तार कर लिया है तो पीछे हटने का सवाल नहीं उठता है, ये लोग कल रात यहाँ आए थे यानी ऊपर जिस आदमी की बॉडी की जांच चल रही है उसमें जरूर बिग बॉस का हाथ, कुछ तो बड़ा प्लान कर रहा है वे, लेकिन क्या? अंकित इसी सोच में था कि पायल बोली, तो फिर सर हमें सीधे उसके पास ही जाना होगा, पता तो लगाना होगा इस बारे में। तो अंकित बोला, ठीक है, लगता है अगला और बड़ा मिशन यही होने वाला है, हमारे लिए फिर से टीम की जरूरत पड़ेगी। पायल हाँ में सिर हिला देती है तो अंकित अपनी टीम को वापस कॉल लगाकर उन्हें बोला लेता है। दूसरी तरफ बिग बॉस के घर के हॉल में वो बूढ़ा व्यक्ति गुस्से में सोफे पर बिठा हुआ था जिससे सामने खड़े राणा की हालत खराब हो रही थी। विक्रम और उसकी टीम का भी पता भी लग रहा है तो इसका मतलब मैं क्या समझूं राणा कि तुम अब किसी काम के नहीं रहे हो।
सॉरी मालिक, पर सच में अभी तक विक्रम और उसकी टीम का पता नहीं लेगा और ना छोटे बॉस का। वो बूढ़ा व्यक्ति बोला, राणा मैं तुम्हें पूरी पावर देता हूँ, जाओ जिसे मारना है मार दो, पर मुझे मेरे दुश्मन और विक्रम और उसकी टीम के बारे में जानकारी ला कर दो। जी मालिक, 24 घंटे में विक्रम और उसकी टीम आपके आगे होंगी और आपका दुश्मन जी लाश नहीं जिंदा चाहिए मुझे मेरे दुश्मन। बूढ़ा आदमी गुस्से में बोला तो राणा हाँ में सिर हिलाकर बोला, जी मालिक ऐसा ही होगा। इतना बोल राणा अपने आदमियों के साथ चला जाता है। राणा के जाने के बाद वो बूढ़ा व्यक्ति बोला, लगता है शहर में बहुत शांति हो गई है और ये मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। मुझे फिर से डरकर माहौल चाहिए, जिसके लिए एक और अपना बनाया हुआ लोहे का आदमी भेजना होगा। इतना बोल वो खड़े होकर सीढ़ियों से उस रूम में चले जाते हैं जहां डॉक्टर की टीम काम कर रही है। उस बूढ़े आदमी को देख सभी अपना सिर झुका लेते हैं। तैयार हो गई वो क्या? जिसे सुनकर एक डॉक्टर बोला, जी बस उसे चेक करना है। अच्छा तो देर किस बात की, चलो। इतना बोल वो और अंधेरे चला जाता है, जिसके पीछे बाकी डॉक्टर भी। एक केबिन के अंदर एक लड़की अपना सिर नीचे करे हुए बेटी थी, अपना सिर नीचे करे। तुम क्या पसंद है? वो बूढ़ा व्यक्ति बोला। तो वो लड़की बिना अपना सिर ऊपर करे बोली, मर्द और उनका खून। तुम्हें क्या नहीं पसंद? वो बूढ़ा व्यक्ति बोला, मुझे इग्नोर करना, अगर किसी मर्द ने मुझे इग्नोर किया तो मैं उसे उसी समय मार दूंगी। इतना बोल वो लड़की अपना सिर ऊपर कर लेती है तो वो टीना थी, जिसकी आंखें भी नीली हो चुकी थीं। गुड, अच्छा काम किया आप लोगों ने, अब देखो ये कैसे तरह अपने दुश्मन को मार सकती। वो बूढ़ा व्यक्ति बोला, जिसे सुनकर एक डॉक्टर आगे आकर बोला, हमने इसके दांतों में ऐसी मशीन लगाई है जिससे किसी का खून पीकर पा सकती है इसके। ऐसा बोलते हुए टीना अपना दांत दिखाती है तो उसके ऊपर के और नीचे के दी दांत बड़े हो जाते हैं। गुड। और वो बूढ़ा व्यक्ति बोला तो डॉक्टर बोला, दूसरा इसके सिर बालों में ऐसी ताकत कि किसी को छुएगी तो वो आदमी उसे समय कर जाएगा, क्योंकि उनमें न देखने वाली बेल्ट है। डॉक्टर बोलने के साथ ही टीना अपने बाल खोलकर जब उन्हें घूमती है तो उनमें अब बेल्ट दिखाई देता। ये तो नया और अच्छा है, वो बूढ़ा व्यक्ति बोला। इतना ही नहीं सर, ये अपने हाथ के नाखून से मार सकती है किसी को भी जिनमें बेल्ट लगी है। जिसे सुनकर वो बूढ़ा व्यक्ति बोला, अच्छा बहुत अच्छा, तुम सभी ने अच्छा काम किया है। आज रात को इस शहर में छोड़ देना और ये लोग ये फोटो देखना, ये इसका मेन टारगेट होगा। वो बूढ़ा व्यक्ति एक फोटो डॉक्टर को देता है, वे सभी उस फोटो को देख शॉक हो जाते हैं। ये तो इस शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है, एक डॉक्टर बोला। तो वो बूढ़ा व्यक्ति बोला, हाँ और मेरी दुश्मन का पति भी, इसका मरना बहुत जरूरी है अब। इतना बोल वो बूढ़ा व्यक्ति चला जाता है और वे डॉक्टर वो फोन उस केबिन में अंदर फेंक कर बोले, ये रहा तुम्हारा टारगेट, इस आदमी को तुम्हें खत्म करना है इसके करीब जाकर। टीना वो फोटो उठाकर उस आदमी को देख बोली, बहुत हैंडसम, मजा आएगा इसके साथ खुलने में, क्या तुम है इसका? आदित्य ओबरॉय, एक डॉक्टर बोला। तो टीना हंसते हुए बोली, आदित्य मैं आ रही हूँ तुम्हारी मौत बनकर। जिसके साथ वे सभी डॉक्टर भी मुस्करा रहे थे। टीना उस फोटो को अपने पैंट की पॉकेट में डालकर बोली, मुझे इसके पास जाना है। अबे नहीं, रात को पहले तुम कुछ आम आदमी को भी मारना होगा, उसके बाद तुम इसके पास जाना। एक डॉक्टर बोला तो टीना बोली, ओके। राहुल अपनी कार को गीता के क्लिनिक के आगे रुकता है तो गीता कार से उतर जाती है और वो राहुल को देखने लगती है तो राहुल बोला, जाओ ना, तुम्हारे प्यारे मरीज इंतजार कर रहे होंगे। राहुल की बात सुनकर गीता हाँ में सिर हिलाकर अपना बैग सही से टांग फिर मोड़ने लगती है, पर कुछ सोचकर बोली, आप नहीं आएंगे? नहीं, मैं क्या करूंगा यहाँ पर, मेरी वजह से तुम परेशान होगी, इसलिए तुम जाओ। राहुल की बात सुनकर गीता हाँ में सिर हिला देती है और राहुल अपनी कार चालू कर चला जाता है। गीता उसे जाते हुए देखकर बोली, घर पर बोल रहे थे कि मुझे तुम पर बिल्कुल विश्वास नहीं है और तुम्हारे साथ ही रहूंगा, और अब देखो निकल गए। इतना बोल वो पलटकर गहरी सांस लेती है और फिर क्लिनिक का डोर खोलकर आता है तो वहां साइड में टेबल के पास बैठी लड़की गीता को देखकर अपनी कुर्सी से खड़े होकर बोली, गुड मॉर्निंग गीता मैडम। गुड मॉर्निंग पलक। इतना बोल वो टेबल पर रखे रजिस्टर पर अपने साइन करते हुए बोली, पलक और क्या चल रहा है यहाँ पर? कल में नहीं आई थी तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? वो लड़की पलक जो गीता के मंगलसूत्र और मांग में भरे सिंदूर को देख रही थी वो बोली, वैसे तो सब सही, लेकिन डॉक्टर आपके बारे में पूछने आए थे और परेशान हो गए कल से, क्योंकि आपके सारे मरीज उन्हें देखने पड़े रहे हैं। पलक की बात सुनकर गीता बोली, ओ मुझे लगा ही था कि सर परेशान हो गए होगे मेरे बिना, अच्छा मैं उनसे मिल लेती हूँ पहले और माफी मांग लूंगी। इतना बोल गीता अंदर जाने लगती है, तभी पलक बोली, मैडम आपने शादी कर ली?
उसकी बात सुनकर पलक अपने गले में पहने मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर को छुपाकर बिना कुछ बोले चली जाती है, जिसे देखकर पलक कंफ्यूज हो जाती है कि मैडम ने अगर शादी की तो वो छुपा क्यों रही है सबसे। पर इस बारे में ज्यादा नहीं सोचती है। गीता थोड़ी दूर आगे जाने पर बाथरूम में जाकर सही से मंगलसूत्र और मांग में भरे सिंदूर को छुपाकर बोली, क्या प्रॉब्लम है यार, ये अब सबको कैसे बोलूंगी कि मेरी शादी एक गुंडे से हुई है, इससे अच्छा तो यही किसी को पता ना चले कि मेरी शादी हो गई। यही सोच वो गहरी सांस लेकर वापस बाथरूम से बाहर आकर केविन बाहर आकर खुद को नॉर्मल करके केविन का डोर खोलकर मुस्कुराकर बोली, सर क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? जिसे सुनकर अंदर कुर्सी पर बैठा आदमी जो लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था वो अपना सिर ऊपर करके डोर की तरफ देखता है और गीता को देखकर बोला, अरे अरे मैडम जी, आप इतनी जल्दी कैसे आ गई, और कुछ दिनों बाद आना था आराम से। जिसे सुनकर गीता उदास होकर बोली, सॉरी सर, मैं आपको नहीं बता पाई छुट्टी की। जिसे सुनकर वो डॉक्टर गहरी सांस लेकर बोला, अच्छा अब सॉरी मत बोलो, आपके मरीजों को देख देख मैं परेशान हो गया, जाओ उन्हें देखो, आप कुछ तो आपके बारे में पूछ रहे थे। गीता हाँ में सिर हिलाकर बोली, ओके उन्हें मैं देख लूंगी, पर आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना सर? गीता भुला सा चेहरा बनाकर बोली। तो वो डॉक्टर गहरी सांस लेकर बोला, अरे हम तो बहुत कोशिश करते हैं मैडम आपसे नाराज होने की, लेकिन आप हर बार इस तरह का मासूम चेहरा बनाकर हमें नाराज होने का मौका देती कहाँ हो। जिसे सुनकर गीता हंसते हुए बोली, हाँ वो तो मैं आपको देने वाली भी नहीं हूँ, अच्छा मैं देखती अपने सभी मरीज को। ओके जाओ, लंच के समय मिलते हैं। गीता हाँ में सिर हिलाकर मुस्कुराकर डोर खोलकर बाहर चली जाती है और ये देख डॉक्टर संदीप अपना काम करने लगते हैं। गीता बाहर आकर राहत की सांस लेती है, अरे यार मैं लंच तो लाई ही नहीं, तो मैं कैसे इनके साथ लंच करूंगी, क्या मुझे सर को मना कर देना चाहिए, नहीं रहने देते हैं, बोल दूंगी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इतना बोल वो आगे बढ़ जाती है और एक रूम में जाती है जहां पर बेड ही बेड रखे थे पास, जहां पर कुछ मरीज लेटे थे जिनमें ज्यादा लोग बूढ़े थे, एक दो को छोड़कर। एक नर्स सभी को देख रही थी। कैसे हो आप लोग? गीता मुस्कुराकर अंदर आते हुए बोली। तो सभी लोग उसे देखते हैं। डॉक्टर गीता आ गई। एक बड़ा व्यक्ति अपने बेड से उठते हुए बोला, अरे अरे अंकल उठ क्यों रहे हो, बैठो ना यार। गीता उनके पास आकर उन्हें कंधे से पकड़कर बैठा कर बोली, कल क्यों नहीं आए डॉक्टर? एक और बूढ़ा व्यक्ति बोला जो इनके सामने बेड पर लेटा हुआ था, और गीता जिसे सुनकर कुछ बोलती उससे पहले एक बूढ़ी औरत बोली, गीता बेटी मेरी बात मान जा, मेरे पोते से शादी कर ले, वो बहुत अच्छा है और तुझे फिर परेशान नहीं होना पड़ेगा घर पर, वो घर अच्छे से संभाल सकता है। जिसे सुनकर गीता मुस्कुरा कर बोली, दादी आप भी ना, जब मैं छुट्टी करती हूँ तब आप ऐसा ही बोलती है, अरे मैं उस जानती नहीं, वो मुझे जनता नहीं है, फिर हम कैसे? अरे जानने में क्या, कल ही उससे बुला लेती हूँ, तू उससे मिलना तो बोलेगी मैं बिल्कुल सही बोलती हूँ। वो बूढ़ी औरत बोली तो गीता बस मुस्कुरा देती है और फिर सभी को देखने लगती है, अब वो क्या ही बोले, उसकी लाइफ में अच्छा नहीं बल्कि शैतान आदमी आ गया और उससे जबरदस्ती शादी कर ली है। यही सोच गीता अपना काम कर रही थी। दूसरी तरफ राहुल कार लेकर मोना के पास जा रहा था घर पर, लेकिन कुछ सोचकर पहल आदित्य को कॉल करके पूछता है कि दी घर पर है, तो आदित्य उसे बता देता है, जिसे सुनकर राहुल परेशान होकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है और कार पार्क कर भागकर मोना के रूम में पूछता है, दी। इतना बोल वो अंदर आता है तो देखता है कि मोना तो आराम से बेड पर बैठकर अपने बेटे आरव के साथ खेल रही थी और आदित्य उन दोनों को सामने सोफे पर बैठकर देख रहा था लैपटॉप पर काम करते हुए। राहुल आओ ना अंदर, मोना राहुल को देखकर बोली। तो राहुल अंदर आते हुए बोला, आप ठीक है ना दी, और कल रात इतना कुछ हो गया आपने मुझे क्यों नहीं बताया? राहुल मामू, राहुल की आवाज सुनकर आरव बेड पर खड़ा होकर बोला। तो राहुल मुस्कुराकर उसे गोद में लेकर बोला, कैसे शेर? मैं अच्छा हूं, बस मम्मा को गोली लगी है यहाँ पर। आरव अपनी कंधे पर इशारा करके बोला राहुल को। तो मोना बोली, मैं ठीक हूँ राहुल, चिंता मत करो, और आरव के स्कूल में एकदम से वो सब हुआ जिससे मुझे मौका नहीं मिला तुम्हें बताने का। अच्छा ये छोड़ो, मुझे आदित्य जी ने बताया है कि तुम्हारी शादी थी कल, किससे की तुमने शादी, और इतनी भी जल्दी थी कि मेरे लिए नहीं रुक सके। मोना राहुल से नाराज होने का नाटक करके बोली। तो राहुल मोना के पास आकर आरव को वापस बेड पर खड़ा करके बोला, अरे दी मेरे पास टाइम नहीं था, मुझे उसे सजा देनी थी इसलिए मैंने ऐसा किया बस। राहुल धीरे से बोला तो मोना कंफ्यूज हो जाती है कि वो किसकी बात कर रहा है, और फिर उसे याद आया और वो शॉक होकर बोली, राहुल तुमने डॉक्टर गीता के साथ? राहुल मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला देता है। मोना उसे घूर के बोली, गधे हो तुम पूरे। राहुल, अरे तुम्हें उसे सजा देनी थी, खुद को नहीं पागल आदमी।
आप मुझे पागल और गधा क्यों बोल रही हो, और मुझे तो ये प्लान सही लगा था, अब वो लाइफ टाइम इस शादी के बंधी रहेगी। राहुल अब मैं तुम्हें क्या बोलूं, तुमने खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार ली यार, वो लड़की बहुत चालाक है, मुझे डर है वो तुम्हें धोखा। मोना आगे बोलती उससे पहले ही राहुल जल्दी से बोला, नहीं दी, वो इसी नहीं नहीं है, मैंने पता किया उसके बारे में, उसका किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है, और अगर उसने ऐसा कुछ किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ओ मतलब सजा नहीं, प्यार का चक्कर भी है। मोना मुस्कुरा कर बोली। जिसे सुनकर राहुल अपने चेहरे पर आए शर्म के भाव को छुपाकर बोला, नहीं नहीं ऐसा नहीं बिल्कुल भी, मैं तो उससे नफरत। रहने दे, मुझे सब पता चल रहा है तेरे चेहरे से राहुल, बचपन से देखा है तुझे, सब पता है कि तू कब झूठ बोलता और कब नहीं। मोना की बात सुनकर राहुल अपना सिर नीचे कर लेता है तो मोना गहरी सांस लेकर बोली, बहुत खूब बेटे, मतलब तू मुझे और बाकी सभी को पागल बना रहा था, तू शुरू उससे प्यार करता है और सजा देने के बहाने तूने उससे शादी कर लिए, राइट। जिसे सुनकर राहुल अपना सिर ऊपर करके बोला, ये कुछ हद तक सच है दी कि मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन ये भी एक सच है कि मैं उससे नाराज हूँ, उसने गलत किया था हमारे साथ। मोना हाँ में सिर हिलाकर बोली, हाँ मैं समझ सकती हूँ, लेकिन अब जब तुमने उससे शादी कर ली है तो उसका हाथ मत छोड़ देना, और वो अच्छी लड़की है, मैं मजाक कर रही थी कि वो तुम्हें धोखा देगी। मोना मुस्कुरा कर बोली तो राहुल मुस्कुरा देता है। तभी राहुल का फोन बजता है, जिसे देखकर राहुल बोला, लीली भाभी मुझे कॉल क्यों कर रही है। लीली भाभी मतलब क्या, विशाल भाई की भी। राहुल मुस्कुरा कर बोला, कल सबने बहती गंगा में हाथ धो लिए। मोना शोक हो रहे जाती है और राहुल कॉल रिसीव कर बोला, हाँ भाभी क्या हुआ। राहुल तुम कहाँ हो, क्या तुमने गीता के लिए खाने का इंतजाम किया, और खुद भी खाने का क्या है, अगर नहीं किया हो घर आ जाओ, मैंने खाना बना दिया है, लेकर जाओ, वो भूखी होगी। जिसे सुनकर राहुल गहरी सांस लेकर बोला, क्या भाभी आपको उसकी इतनी चिंता क्यों है, वैसे मैं उसके पास नहीं बल्कि दी के पास हूँ, वो हॉस्पिटल। लाओ मुझे फोन दो राहुल। मोना राहुल की तरफ हाथ करके बोली। तो राहुल मोना को मोना देता है। हेलो भाभी, आपने भी कर ली भाई से, और मुझे बुलाया क्यों नहीं। मोना बोली। तो लिली बोली, दी वो मोड़ हो गया तो कर ली, वैसे आप हॉस्पिटल में क्यों है, क्या कुछ हुआ है आपको, सब ठीक है। लिली किचन से हॉल में आते हुए बोली, जहां बाकी लोग भी सोफे पर बैठे हुए थे, और उसकी बात सुनकर सभी हैरान जाते हैं। क्या हुआ मोना को, विशाल परेशान होकर खड़े होकर बोला। तो लिली बोली, पता नहीं, लेकिन राहुल गया तो कुछ तो हुआ होगा। जिसे सुनकर विशाल उसके हाथ से फोन लेकर बोला, हाँ छोटी क्या हुआ, तू झूठ मत बोलना, मुझसे समझी तुझे, मेरी कसम, सच सच बोल, और रुक हम भी आ रहे हैं वहां। विशाल बोला। तो अर्जुन, कविता, राघव और नताशा भी हाँ में सिर हिलाकर बोले, हाँ। अरे नहीं यार, आप लोग मत आओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और क्या हुआ वो आपको बाद में बता दूंगी। अच्छा एक काम करती हैं, मैं आदित्य और आरव के साथ शाम के टाइम सीधा वही आ जाएंगे। मोना बोली तो आदित्य सोचकर बोला, अच्छा ठीक है, पर आना जरूर, वरना हम सब वहां आ जाएंगे, समझी। नहीं भाई, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मोना बोली। फिर कुछ देर और बात होने के बाद कॉल काट देता राहुल, और मोना से शाम को आने को बोलकर निकल जाता गीता के पास उसके लिए होटल से खाना लेकर। हॉस्पिटल में राहुल के जाने के बाद मोना सामने सोफे पर बैठे आदित्य को देखकर बोली, आप चले गए ना आदित्य। जिसे सुनकर आदित्य अपना सिर ऊपर करके मोना को देखता है, जो उसे ही देख रही थी अपने बेटे के साथ। उन्हें देखकर आदित्य मना नहीं कर पाया, वरना वो घर जाकर आराम करना चाहता था, क्योंकि उसने आराम नहीं किया था, पर वो अपनी वाइफ को और ज्यादा दुखी नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसने पहले ही उसके एजेंट बनने से मना किया था, बस इसलिए वो हल्का सिर हाँ में हिलाकर अपना काम करने लगता है। तो मोना आरव को देखकर मुस्कुराकर बोली, आरव हम तुम्हारे सभी मामू से मिलने चल रहे हैं। लेकिन मम्मा वो बहुत दूर है ना, उनका घर गांव में। नहीं, वो इनका घर नहीं था, वो वहां कुछ दिन रुके थे, इनका घर मुंबई में है, और अब हम शाम को चल रहे हैं। जिसे सुनकर आरव खुश हो जाता है और दोनों फिर से खेलने लगते हैं चिड़िया उड़, और आदित्य उन दोनों की आवाज सुनकर लैपटॉप पर काम करते हुए मुस्कुरा रहा था। दूसरी तरफ राहुल गीता के क्लिनिक के बाहर अपनी कार रोककर फिर खाने की थैली लेकर अपने घड़ी में टाइम देख बोला, देख आता हूँ, टाइम 2 हो ही गया खाने का। इतना बोल वो कार से उतर कर जाने लगता है, और अंदर आकर डोर खोलकर सामने बैठी लड़की से बोला, हेलो, क्या आप डॉक्टर गीता को बुला देगी। राहुल आगे कुछ बोलता कि वो उसका पति है और उसके लिए खाना लाया है, उससे पहले वो लड़की बीना अपना सिर ऊपर करके बोली, कुछ देर इंतजार करो मैडम, अभी सर के केबिन में लॉन्च कर रही है। जिसे सुनकर राहुल के चेहरे के भाव चेंज हो जाते हैं, वो किसी और के साथ खाना खा रही है क्या, उसे पता नहीं है कि मैं उसके लिए खाना लेकर आने वाला हूं, या वो सब जानकर भी अनजान बनकर किसी और के साथ केबिन
इतना सोच उसका दिमाग और ज्यादा खराब हो जाता है और उस लड़की से बोला, कहाँ है आपके सर का केविन। इतना बोल वो आगे कदम बढ़ा देता है तो वो लड़की कंफ्यूज होकर अपना सिर ऊपर करके किसी अनजान आदमी को इस तरह अंदर जाते हैं देखकर जल्दी से अपनी कुर्सी से खड़ा होकर बोली, हेलो मिस्टर, ये क्या तारिका अंदर जाने का गार्ड को बोला कर बाहर फेंकवा दूंगी, समझे, मैंने कहा ना, वापस लौटो यहां से। वो लड़की गुस्से में राहुल के आगे आकर बोली तो राहुल उसके कंधे पर हाथ रख उसे दूर करके बोला, दूर हट, मुझे मेरी बीवी से मिलना, तो कौन होती है बीच में आने वाली, और मैं भी देखूं कि मेरे बिना वो कैसे खाना खा सकती है। राहुल आसपास रूम में देखकर बोला। वो लड़की मुंह खोले उसे ऐसा करते हुए देख रही थी और उसकी बात सुनकर तो वो और ज्यादा हैरान थी और फिर से राहुल के पीछे आते हुए बोली, कुछ भी हो तुम इस तरह ये सॉर नहीं कर सकते और बाहर चलो, मैं मैडम को बोलती हूँ। नहीं, अब तो अपन मिलकर जाएगा अपनी बीवी से। इतना बोल वो साइड में बने केविन की तरफ बढ़ने लगता है तो वो लड़की और तेजी से उसे रोकने की कोशिश करता है पर उस रोक पाती तब तक वो केविन के बाहर पहुंच जाता है और राहुल की सीधी नजर केविन के अंदर जाती है जहां पर गीता और एक आदमी एक ही टिफिन में से खाना खा रहे थे हंसते हुए, और वो लकड़ा कुछ बोलता तो गीता हंसने लगती है और वो लकड़ा उसे फिर मुस्कुरा कर देखता है। अपनी बीवी को इस तरह किसी और के साथ हंसते हुए खाना खाते हुए देख राहुल जालकर राख हो जाता है और उसके चेहरे पर गुस्से वाले भाव आ जाते हैं। वो इस लकड़ी के लिए इतना परेशान हुआ, अपनी दी जल्दी में बाय बोलकर आया इसके लिए ताकि ये भूखी ना रहे, लेकिन ये तो यहाँ पर मुझे से किसी और के साथ खाना खा रही है, उसे फिर उसका लाया खाना क्या पसंद आएगा भला। यही सोच उसके हाथ से खाने की थैली छूट जाती है और सारा खाना नीचे गिर पड़ता है। वो लड़की ये देखकर अपने मुंह पर हाथ रख लेती है, इसका मतलब सच में ये मैडम का पति है और उनके लिए खाना लाया था, पर मैडम को सर के साथ खाना खाते हुए देखकर शायद इस बुरा लगा होगा। वो लड़की ये सोच ही रही थी तभी राहुल एक जोर का मुक्का डोर में मारता है जिससे तेज आवाज आती है और उसकी आवाज सुनकर वो लकड़ी डर से 2 कदम दूर हो जाती है और आसपास रूम में मरीज निकल बाहर आ जाते हैं। गीता और डॉक्टर संदीप भी उस आवाज सुनते हैं तो वो डोर की तरफ देखते हैं। गीता जिसे ही पलट कर देखती है तो डर से उसकी आत्मा तक कांप उठती है। राहुल लाल आंखों से उसे देखे जा रहा था और ऐसा लग रहा था उसे देखकर को वो उसका खून कर देगा पक्के में। गीता डरते हुए राहुल को देखने लगती है। हेलो मिस्टर, यह क्या तमाशा है, संदीप अपनी कुर्सी से खड़े होकर केबिन से बाहर आते हुए बोला और फिर डोर खोल देता है। गीता संदीप की बात सुनकर और उसे गुस्सैल राहुल के पास जाता हुआ देखकर कुर्सी से खड़े होकर बोली, सर रुको। इतना बोल वो संदीप के पास आ पाती उससे पहले संदीप राहुल की कॉलर पकड़कर बोला, क्या वे ये तूने दारू का ठेका समाज जो यहाँ अपनी गुंडागर्दी देखा रहा है तू। संदीप गुस्से से बोला। गीता ये देख डर जाती है, उसे डर लग रहा था कि राहुल गुस्से में संदीप को नुकसान ना पहुंचा दे। राहुल जो गीता को देख रहा था वो इस आदमी को पानी कॉलर पकड़ता देखकर उसके हाथ पकड़कर उन्हें नीचे करके बोला, इन्हें नीचे कर ले वरना तेरा इलाज करने के लिए किसी और डॉक्टर को बोलना पड़ेगा, समझा। इतना बोल वो गीता को देखता है जिसकी नजर नीचे पड़े खाने पर चली गई थी और वो उसे देखकर समझ गई राहुल के गुस्से होने की वजह। वो भी पहले राहुल का ही आने का इंतजार ही कर रही थी पर संदीप सर ने उससे जिद की तो वो मना नहीं कर पाए। पर सच यही भी तो कि इसे इस आदमी पर उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि ये आदमी उसके लिए खाना लाएगा। उसे तो लगा था कि ये भूल गया होगा और कहीं मस्त होगा, पर ये उसने नहीं सोचा था। गीता ये सोच रही थी और वो राहुल से कुछ बोलती उससे पहले ही राहुल पलटकर जाने लगता है गुस्से में। राहुल, गीता आखिर में हिम्मत करके बोली क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हुआ इसलिए। लेकिन राहुल इतने गुस्से में था कि वो नहीं रखता है और तेज कदमों से वहां से चला जाता है। तुम्हें इस गुंडे को जानती हो गीता, संदीप गीता के मुंह से राहुल नाम सुनकर बोला। तो गीता बस हाँ में सिर हिला देती है और फिर 2 मिनट बोलकर जिसे जाते हुए देख बाकी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन वो लड़की समझ जाती है कि अब तो सच में ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। गीता जब अपने क्लिनिक के बाहर आकर देखती है तो राहुल कार का डोर खोलकर उसमें बैठने वाला था। राहुल रुको, मेरी बात तो सुनकर जाओ। इतना बोल वो राहुल के पास आ जाती है तो राहुल पलट कर बोला, बोलो तुम्हें अब क्या बोलना है। वैसे मेरी सोच सही थी तुम्हारे बारे में कि तुम बहुत मतलबी हो, तुम्हें पता था कि मैं आऊंगा तुम्हारे लिए खाना लेकर, तो तुम्हें तो अपने सर के साथ खाना खाना था, वो भी हंसते हुए ना। राहुल क्या बकवास कर रहे हो तुम यार, और ऐसा कुछ भी नहीं है समझे। राहुल की बात सुनकर गीता भी गुस्से से उसे उंगली दिखाकर बोली। तो राहुल बोला, अच्छा तो मैं बकवास कर रहा हूँ और तुम सही कर रही थी, मैं पागल था जो तुम्हारे लिए खाना लेकर आया अपने भाभी के कहने पर, और अब मैं उन्हें साफ मना कर दूंगा कि आगे से वो तुम्हारे खाने के बारे में ना सोचे क्योंकि तुम्हें तो केवल अपने सर के साथ खाना अच्छा लगता है, वो भी उनके टिफिन में, राइट।
राहुल गुस्से से गीता को देखकर बोला। तो गीता थोड़े गुस्से में बोली, राहुल तुम्हारी सोच घटिया है, बिल्कुल तुम्हारे तरह। क्या हुआ कि मैंने अपने सर के साथ खाना ही तो खाया और पहले भी खाती थी, तो मैं उन्हें मना नहीं कर, बस बात इतनी सी बात है। राहुल इसमें तुमने इतना बड़ा इंगमा खड़ा कर दिया यार मेरे सर के सामने, क्या मेरी कोई इज्जत नहीं है यहाँ पर जो तुमने ऐसा किया? गीता चिढ़ते हुई गुस्से में बोली, अच्छा तो मेरे वजह से तुम्हारी बेइज्जती हुई, उसके लिए सॉरी, और तुम बोलो तो तुम्हारे प्यारे सर के पैर पकड़ कर उनसे भी माफी मांग लूं। राहुल गीता के आगे जोड़कर गुस्से से बोला और पलटकर कार का डोर खोलने लगा। तो गीता जल्दी से ना में सिर हिलाकर बोली, राहुल मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मैं तो बस तुम्हें तुम्हारी हल्ती। ठीक है ना, मैं समझ गया, मेरी माँ की इन सब में मेरी गलती थी, मेरी गलती थी कि मैं यहाँ आया, मेरी गलती थी कि मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया क्योंकि तुम्हें अपने सर के साथ खाना पसंद है। इतना बोल राहुल कार में बैठकर जोर से डोर बंद करता है तो गीता डर से 2 कदम पीछे हो जाता है और वो उससे कुछ बोल पति नम से उससे पहले राहुल फुल स्पीड से कार को ले जाता है, जिसे देखकर गीता के आंखों में आंसू बहने लगते हैं। तुम नहीं समझ सकते हैं राहुल, काश तुम्हें मुझ पर विश्वास होता। इतना बोल वो अपने आंखों से आंसू साफ करके पलटकर वापस क्लिनिक के अंदर चली जाती है। सभी लोग अपने अपने काम करने लगे थे संदीप के कहने पर, और संदीप अपने केबिन के आगे खड़ा था और वो गीता को वापस आते हुए देखकर बोला, तुम ठीक हो ना? गीता बस मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाकर अपने केबिन में चली जाती है। अब तक तो संदीप समझ चुका था कि कुछ तो है इन दोनों के बीच, पर वो गीता से इस बारे में कुछ पूछता नहीं है। उसे लगा कि गीता जरूरत पड़ने पर उसे खुद बता देगी, यही सोच वो अपने केबिन में चला जाता है। दूसरी तरफ राहुल बहुत तेज कार चला रहा था और उसके दिमाग में गीता के कहे हुए शब्द और उस आदमी के साथ इतने हंस हंस कर बातें करते हुए याद आ रहा था। कार शहर से बाहर एक खाई की ओर जाने लगती है तेज रफ्तार से। जिसे ही कार खाई से थोड़ी दूरी पर होती है उसी समय राहुल एकदम से कार के ब्रेक लगा देता है, जिससे कार घूमती हुई जाकर खाई के बिल्कुल कोने पर रुकती है कि थोड़ी और जाए तो कार खाई में गिर जाए। राहुल एक नजर खाई में नीचे देखता है और फिर कार अपनी आंखें बंद कर खुद के गुस्से को शांत करने लगता है। तुम मुझसे हमेशा इस तरह गुस्से से बात करती हो और उस आदमी के साथ इस हंस हंस कर खाना खा रही थी कि मैं नहीं वो तुम्हारा पति हो। इतना बोल उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस खाई के पास राहुल कुछ घंटे इसे ही कार में बैठा रहता है और जब अंधेरा हो जाता है तो कार चालू कर वापस कार को शहर की तरफ लेता जाता है और फिर कार गीता के क्लिनिक के आगे रोकता है तो अब तक वो बंद हो चुका था। राहुल हैरान होकर अपने हाथ की घड़ी में टाइम देखता है तो रात के 11 बज गए थे। यार वो इतना लेट कैसे हो गया, अभी तक तो गीता घर पहुंच गई होगी, वापसी से पूछता हूँ, यही सोच अपना फोन निकलता है तो फोन बंद हो चुका था उसका। ये देख राहुल अपना सिर पकड़ लेता है। राहुल फिर कार चालू करके आगे बढ़ा देता है, शायद गीता टैक्सी से निकल गई होगी। यही सोचकर वो कार चला रहा था तभी उसे सामने एक लड़की खड़ी दिखाई देती है तो शायद उससे लिफ्ट मांग रही थी। राहुल कार उसके आगे रोक देता है, कार का शीशा नीचे करता है तो वो खूबसूरत लड़की जो छोटे ड्रेस पहने हुए थी वो नीचे झुककर राहुल को अपना सीना दिखाकर बोली, क्या आप मुझे आगे तक छोड़ दोगे प्लीज? राहुल उस लड़का चेहरा देखकर बोला, तुम तो टीना हो ना? हाँ तुम तो वही हो। टीना ये राहुल की बात सुनकर मुस्करा कर बोली, हाँ यार क्या तुम मुझे आगे तक लिफ्ट? राहुल कुछ देर सोचकर बोला, ओके। इतना बोल वो कार का डोर का लॉक खोल देता है तो टीना मुस्करा कर कार में बैठ जाती है, डोर बंद करके बोली, थैंक्स यार। राहुल हाँ में सिर हिला देता है और कार को आगे बढ़ा देता है। टीना फिर अपने ड्रेस के ऊपर का एक बटन और खोल लेती है गर्मी का बोलकर, जिससे अब उसके ऊपर हिस्सा आधे दिखने लगे थे, लेकिन राहुल उसे एक नजर देखता तक नहीं है क्योंकि उसके दिमाग में अभी तक वही सब चल रहा था। पर वो इस बात से अनजान था कि उसके पास उसकी मौत बेटी है टीना के रूप में, जो उसके साथ पहले वो सब करना चाहती है और फिर उसे मार देगी। इसलिए वो टॉप का एक और बटन खोल देती है, जिससे अब अगर राहुल उसे देख तो इसकी नजर वही रुक जाए। लेकिन राहुल तो देवदास बना हुआ था, इसलिए वो टीना की ऐसी हरकत पर ध्यान नहीं दे रहा था। उसकी जगह और कोई मर्द होता तो अभी तक जाल में फंस चुका था, लेकिन अभी भी राहुल खतरे से बाहर नहीं था। टीना उस पर कभी हमला कर सकती थी, पर चाहती थी राहुल पहले उसकी बॉडी के मजे ले ले, फिर इसे एक झटके में मार देगी। दूसरी तरफ पुरानी बिल्डिंग के आगे एक कार रुकती है, जिसका आगे का डोर खोलकर गीता बाहर आकर फिर नीचे झुककर बोली, थैंक्स सर, अब आप जाओ, कल मिलते हैं, गुड नाइट। गीता मुस्कुरा कर बोली तो संदीप मुस्कुराकर गुड नाइट कर कार को आगे बढ़ा देता है। गीता उसे जाते हुए देखती है और वापस पलट कर घर को देखती है तो उसके चेहरे की सारी मुस्कान चली जाती है और आज दिन में जो भी हुआ उसे वो सब याद आने लगता है और गहरी सांस लेकर बोली,
राहुल तुम इतने नाराज हो गए कि मुझे लेने तक नहीं आए। अच्छा हुआ सर मुझे यहाँ तक छोड़ने आ गए, वरना मैं तुम्हारे भरोसे वहां बैठी रहती रात भर, तब भी तुम नहीं आती। यही सोचकर गीता जब घर के अंदर कदम रखती है तो उसके कानों में एक बच्चे के हंसने की आवाज सुनाई देती है। तो वो कंफ्यूज होकर देखती है तो एक छोटा बच्चा पूरे घर में भाग रहा था, जिसके साथ अर्जुन, विशाल, नताशा खेल रहे थे। बाकी लोग सोफे पर बैठे हुए थे। एक नया आदमी और उसके साथ वो लड़की भी थी जिसे उसने पहली बार देखा था। मोना, तो क्या ये इसका पति और वो इसका बच्चा है? ये लड़की तो बहुत खतरनाक है, इसकी इतनी अच्छे फैमिली कैसे है? गीता को याद है जब वो पहली बार राहुल के साथ उस जंगल वाले घर में गई थी, तब इस लड़की ने उसे बंदूक दिखा डराया था, जिसे याद कर गीता के माथे पर पसीना आने लगा था। अभी तक तो इस मेरे कांड के बारे में पता चल गया होगा, यानी पक्का ये मुझे गोली मार देगी। यही सोच उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। तभी लिली की नजर उस पर पड़ जाती है, जो किचन से काफी बनाकर ला रही थी आदित्य के लिए। अरे गीता, तुम वहां क्यों खड़ी हो, अंदर आओ ना। लिली की बात सुनकर गीता मोना को देखती है, जिसे देख वो डर से जल्दी से अपना सिर नीचे करके हाँ में सिर हिलाकर सीधे अपने रूम में जाने लगी थी। गीता, कॉफी पियोगी? लिली आदित्य को कॉफी देकर बोली। तो आदित्य थैंक्स बोलता है। गीता ना सिर हिलाकर और तेज कदमों से जाने को होती है तो मोना बोली, रोको गीता। जिसे सुनकर गीता के कदम वहीं रुक जाते हैं और वो पलटकर मोना देखती है, जो उसे ही देख रही थी। तो गीता अपना सिर नीचे करके बोली, मर गई यार, इसके भाई ने मुझे इतना परेशान कर रखा है और ये अब जरूर ही मुझे गोली मार देगी। इससे अच्छे तो राहुल के ताने और उसका गुस्सा था यार, कम से कम में जिंदा तो थी। गीता ये सोच रही थी तभी मोना सोफे से खड़े होकर उसके पास आने लगती है, जिसे देखकर लिली विशाल को देखती है और मोना से बोली, दी छोड़ो ना, वो बच्ची है, उससे वो सब अनजाने में हुआ है। लेकिन तभी मोना गीता को हाथ दिखाकर चुप रहने का इशारा करती है, तो वो विशाल को देखती है, जो भी उसे बीच में बोलने से मना कर रहा था, लेकिन को चिंता थी कि मोना दी गुस्से में गीता को कर या बोल ना दे। मोना को अपने पास आता हुआ देखकर गीता के दिल की धड़कन और तेज हो जाती है। आज उसे महसूस हो रहा था कि डर क्या चीज होता है। उसे मोना के रूम में अपनी मौत आते हुए दिखाई दे रही थी। मोना गीता के सामने खड़े होकर बोली, तुम मुझसे से बचकर भाग रही थी ना? सभी लोग ऐसा करते हुए देख रहे थे। आरव ने गीता को पहली बार देखा तो वो कंफ्यूज था कि ये लड़की है कौन। मम्मा मम्मा, खूबसूरत लड़की, ये कौन है? क्या ये मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी? आरव मोना के पास आकर उसका हाथ पकड़कर बोला। उसकी बात सुनकर सभी लोग शॉक थी और गीता अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर रहे इस छोटे से बच्चे को देख रही थी। इस लड़की का बेटा तो इससे भी ज्यादा खतरनाक है यार, मतलब सीधा उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने का ऑफर दे रहा है। आरव, तभी आदित्य की आवाज आई, जो कॉफी पी रहा था। वो भी शौक था और उसे एहसास हुआ कि ये उसकी शैतान है और सब यही सोचेंगे कि वो ऐसा होगा, तभी उसका बेटा ऐसा है, जो कुछ लोग समझ भी गए। मोना आरव को बात सुनकर उसे आंखें दिखाकर बोली, गलत बात बेटे, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती क्योंकि इन्होंने तुम्हारे राहुल मामू की बीवी होना चुना है। मोना मुस्कुराकर बोली और फिर गीता को देखने लगता है। तो गीता मोना की बात सुनकर और उसे मुस्कुराते हुए देखती है, तब जाकर वो राहत की सांस लेती है। तो मोना उसके गल छूकर बोली, पगली, अब मैं तुम्हें गोली क्यों मारूंगी? तुमने मेरे राहुल का दिल जो जिद लिया है, पहल मैंने सोचा जरूर था तुमने मारने का, लेकिन अब तो सवाल ही नहीं उठता है। बस तुम मेरे छोटे यानी राहुल का दिल नहीं दुखना, तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हें कभी कुछ नहीं करूंगी, ना तुम्हें होने दूंगी। मोना बोली तो गीता हाँ में सिर हिला देती है। मोना फिर गीता के गले लगकर उसके कान में धोरे से बोली, पर एक बात याद रखना, मुझे सबसे ज्यादा प्यारा राहुल ही है। अगर उसकी आंखों में आंसू आए तुम्हारी वजह से तो तुम मुझसे कोई नहीं बचा सकता है, बस इतनी बात याद रखना मेरी भाभी। मोना गीता को धमकी देने के बाद प्यार सी उसके गाल खींचकर भाभी बोली, ताकि वो मुस्कुरा दे। ऐसा ही हुआ, गीता मुस्कुरा देती है, लेकिन उसे धमकी अब हमेशा याद रहेगी मोना दी की। मामी मुझे गोद में लो ना, आरव गीता का हाथ पकड़कर बोला। तो गीता मुस्कुराकर जैसे ही उसे गोद में लेती है तो आरव तुरंत ही उसके होठों पर किस कर देती है, जिसे देखकर गीता शौक रह जाती है और बाकी सभी हंसने लगते हैं। गीता आरव को नीचे उतार कर बोली, तुम तो बहुत शैतान हो छोटे शैतान। इतना बोल वो उसके पीछे भागती है तो आरव आगे आगे भागने लगता है, ये बोलते हुए कि अब मामी मेरी गर्लफ्रेंड बन गई, मैंने उनकी किस लिए है। उसकी बात सुनकर सभी हंस रहे थे। बहुत शैतान हो गया अब ये मेरा छोटा शैतान। मोना वापस सोफे पर बैठकर बोली तो आदित्य बोला, इस अब हमें डांटना और पिटना शुरू करना होगा, वरना ये और ज्यादा बिगाड़ जाएगा। आदित्य की बात सुनकर मोना हाँ में सिर हिला देती है। तो विशाल बोला, अरे लेकिन क्यों, वो बच्चा है, अभी बड़ा होगा सीख जाएगा। मोना आरव को देखकर बोली,
नहीं भाई, आदित्य जी सही बोल रहे हैं, अभी समझना और सुधारना जरूरी है, वरना बड़े होने पर तो बच्चे माँ बाप की बातें इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। गीता, राहुल नहीं आया क्या तुम्हारे साथ? लीली बहुत देर से बाहर से राहुल का इंतजार कर रही थी। जिसे सुनकर सभी गीता को देखते हैं जो कंफ्यूज हो गई थी। राहुल की कार में राहुल कार चला रहा था और टीना उसके पास बैठी थी और अपने टॉप के सारे बटन खोल देती है, जिससे उसके आगे सभी कुछ देख रहा था। पर राहुल अपनी सोच में कार चला रहा था। एक तरह से वो तो भूल हो गया था कि उसके पास टीना बैठी है। राहुल, तभी टीना बहुत प्यार से बोली, जिससे राहुल उसकी तरफ देखे, लेकिन राहुल नहीं देखता है। तो वो फिर से बोली, राहुल डार्लिंग एक बार मुझे देखो ना। पर तब भी राहुल उसे नहीं देखता है तो उसे गुस्सा आने लगता है, लेकिन फिर कुछ सोचकर राहुल बिल्कुल करीब आकर उसके नीचे पैंट पर हाथ रखकर राहुल के उस भाग को दबा देती है। तो राहुल शॉक होकर अपने सोच से बाहर आकर कार के ब्रेक लगाकर बोला, ये क्या किया तुमने और मेरे इतने पास क्यों? इतना बोल उसकी नजर उसके सीने पर चली जाती है, जिसे देखकर टीना मुस्कुराकर अपना टॉप और खोल कर बोली, चले ना यार, मस्ती मरते हैं, वैसे भी यहाँ कोई नहीं है। राहुल अपनी नजर वहां से हटाकर सामने देखकर बोला, ये गलत है, मैं शादीशुदा हूँ। टीना, तुम इस बंद करो और वापस अपनी सीट पर बैठो या फिर मेरी कार से उतर जाओ। राहुल बिना टीना को देख गुस्से से बोला, तो टीना उससे दूर होने की जगह उसके और करीब आकर उसके सीने पर हाथ फेरते हुए उससे और ज्यादा चिपक जाती है, जिससे राहुल के माथे से पसीना आ रहा था और खुद को भूलकर टीना के साथ खुद को भूलने लगता है। टीना उसके हाथ अपने सोने पर रखकर बोली, क्यों रोक रहे हो खुद को राहुल? किसी को नहीं पता चलेगा कि हमने क्या किया, प्लीज मुझे खुद के अंदर संभाल लो। इतना बोल उसके गर्दन पर किस करके अपना एक हाथ नीचे फेरने लगती है राहुल के। तो राहुल अपनी आंखें बंद करके बोला, टीना ये गलत है, प्लीज रुक जाओ। राहुल लंबी लंबी सांसें लेते हुए बोला, उसे खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। आखिर वो भी एक मर्द है जिसने अभी तक अपने ऊपर कंट्रोल रखा हुआ था, यहाँ तक कि गीता के पास भी वो नहीं गया था। पर टीना जब खोलकर उसके सामने आ गई तो उसे खुद के ऊपर कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। वो उस चीज ने खुद को भूल बैठा था जहाँ टीना ने उसे अपने जाल में फंसा लिया था। वो उसके पैंट के अंदर हाथ डालकर उसे दबाने लगती है तो राहुल फिर पूरी तरह से खुद को भूल टीना के हाथों पर अपने होठ रख उसके ऊपर टूट पड़ता है और भूल जाता है खुद को गीता को। टीना ये देखकर खुश हो जाती है, मन आखिर फंसी गाय मुर्गा जाल में। दोनों एक दूसरे को किस किए जा रहे थे। राहुल के हाथ टीना के सीने पर थे और टीना का हाथ राहुल के पैंट के अंदर, जिससे वो राहुल को कंट्रोल करने लगी थी। राहुल थोड़ा भी लूच पड़ता तो वो उसे दबा देती है, जिससे राहुल की अंदर की गर्मी और बढ़ जाती। ये राहुल ने अनजाने में सही, लेकिन वो गलती कर दी थी जो एक शादीशुदा मर्द को नहीं करनी चाहिए और जिससे गीता बिल्कुल अनजान है। पुरानी बिल्डिंग में लीली की बात सुनकर कि राहुल कहाँ है, गीता कंफ्यूज होकर बोली, लेकिन भाभी वो तो मेरे साथ नहीं आए, मैंने उन्हें दिन से नहीं देखा कि वो गए हैं। मैं अपने क्लिनिक से अपने सीनियर डॉक्टर की कार में आई थी, क्योंकि राहुल का इंतजार करते करते मुझे टाइम हो रहा था तो मैं उनके साथ चली आई। गीता की बात सुनकर सभी हैरान और परेशान हो जाते हैं, जिसे देख गीता कंफ्यूज होकर बोली, क्या हुआ, आप सब इस क्यों परेशान हो गए हो? क्या राहुल यहाँ नहीं आया दिन में भी? नहीं तो, लेकिन अब तुम्हारी बात सुनकर मुझे राहुल की बात चिंता हो रही है। लीली घबराए हुई बोली, लेकिन वो गया कहाँ है, कोई उसे कॉल तो करो। मोना सभी को देखकर बोली, मैं करता हूँ, विशाल बोला और राहुल को कॉल कर देता है। गीता, क्या दिन में तुम्हारे बीच फिर से झगड़ा तो नहीं हुआ था? लीली गीता के देखकर बोली तो गीता बस अपना सिर नीचे कर लेती है, जिसे देखकर सभी समझ जाते हैं कुछ तो हुआ था। अब बोलो भी, क्या क्यों लड़ी तुम मेरे देवर के साथ? कविता बोली तो गीता नम आंखों से बोली, मुझे नहीं पता वे कहाँ चल गए और दिन में भी मुझसे इसलिए गुस्सा होकर चले गए थे क्योंकि मैंने अपने सीनियर डॉक्टर के साथ खाना खा रही थी, मुझे लगा था वे नहीं आएंगे पर आए और उन्होंने वो देख लिया तो गुस्सा होकर चले गए। जिसे सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। देखा, इसी लड़की ने कांड किया है, पता नहीं कहाँ होगा बेचारा, किसी मुसीबत में तो नहीं है। कविता गीता की बात सुनकर परेशान होकर बोली। तो लीली बोली, कविता ऐसा मत बोलो, वो अच्छा जहां भी हो, मेरा मन अब बहुत घबरा रहा है। लीली सोफे पर बैठकर बोली, भाभी आप चिंता ना करो, वो ठीक ही होगा, भाई कर रहे हैं ना उन्हें कॉल। मोना बोली पहले गीता को देखकर, जिसके आंखों में आंसू आ गए, और फिर लिली को परेशान देखकर। सभी लोग परेशान थे। तभी विशाल बोला, उसका फोन बंद बता रहा है, पता नहीं ये लड़का क्यों ऐसा करता है, मन तो कर रहा है इस ढूंढ कर खूब मारूं। जिसे सुन लिली, पर आप पहले उसे ढूंढ तो सही, पता नहीं कहाँ होगा। लिली बहुत ज्यादा डर और घबरा रही थी, जिसे देख बाकी लोग भी परेशान हो रहे थे।
ये सब इस लड़की की वजह से हुआ, हम हमेशा बहुत खुश रहते हैं लेकिन ये लड़की कभी भी हम खुश नहीं रहने देगी। पता नहीं देवर जी को कौन सा भूत चढ़ा है जो इस पकड़ कर लेकर आ गए। कविता बोली तो गीता अपना सिर नीचे करके और ज्यादा रहने लगती है। बेबी शांत हो जाओ, वो वैसे ही बहुत परेशान है। अर्जुन कविता के पास आकर बोला तो कविता बोली तो मैं क्या बोलूं अर्जुन, ये लड़की दिन भर से अपने काम में मस्त थी, इसे याद नहीं रहा कि हम बता दे कि राहुल वहां से गुस्सा होकर चला गया है, फिर काम की वाइफ है ये, इससे अच्छा तो वो राहुल शादी ही नहीं करता है। कविता गुस्से में बोली और सभी पहली बार उसे इतने गुस्से में देख रहे थे। कविता भाभी शांत हो जाओ, आखिर में मोना बोली तो कविता अर्जुन के सीने लग रोते हुए बोली प्लीज आप राहुल भाई को ढूंढ कर लाओ ना अर्जुन, मुझे बहुत डर लग रहा है उसके लिए। राहुल उसे शांत कराते हुए मोना को देखता है। मोना खुद परेशान थी कि वो क्या करे, फिर वो कुछ सोच कर बोली 1 मिनट, राहुल राघव वाली कार लेकर गया है ना जो मैंने आरव के स्कूल के लिए स्पेशल ली थी। राघव हाँ में सिर हिला देता है तो मोना बोली तो फिर हम उसकी लोकेशन पता चल सकती है आदित्य के फोन से। जिसे सुनकर सभी आदित्य को देखते हैं। आदित्य कंफ्यूज होकर बोला मुझे नहीं पता कैसे, और अपना फोन मोना को देता है तो मोना बोली वो मैं कर सकती है। उस कार को 2 तरह से हम पता लगा सकते थे, पहला मेरे हाथ की घड़ी से जो मैं घर ही भूल गई या कहीं गिर, दूसरा मैंने आदित्य के फोन में उस कार सारी डिटेल डाल दी थी जिससे हम कम से कम इतना पता कर सकते हैं कि अभी वो कार कहाँ है। इतना बोल कार का पता लगाने लगती है और सभी लोग उसे देख रहे थे। हाँ ये बात अपने मुंह से बोली थी। राघव बोल, मोना हाँ में सिर हिला देती है। क्या हुआ दी, पता चला कहाँ है वो? लीली मोना को देखकर बोली तो मोना बोली मैं लगा रही हूँ दी पता, रुको थोड़ा अभी ये लोड हो रहा है। कविता बोली अब पता चला? अरे रुको थोड़ा यार, मोना बोली। गीता भी मोना और उसके फोन को देख रही थी, वो भी राहुल के लिए परेशान थी। वो कभी नहीं चाहती कि राहुल के साथ कुछ हो जाए, भले ही राहुल ने उसके साथ कितना भी बुरा किया हो तब भी नहीं चाहती थी। और दिन में जब राहुल कार को इतनी तेजी से लेकर गया था तो वो भी घबरा गई थी, लेकिन उसे लगा कि वो घर आ गया होगा, पर अब उसे एहसास हो रहा था कि शायद उसने राहुल को बहुत ज्यादा गुस्सा कर दिया था। पता नहीं कहाँ हो गए, कहीं उनका कार का एक्सीडेंट तो नहीं। इतना सोच उसको और ज्यादा डर लगने लगता है और मोना को देखने लगती है जो अपने फोन को देखकर बोली राहुल की कार यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, करीब 30 मिनट की दूरी पर रोड साइड रुकी है। जिसे सुनकर सभी कंफ्यूज हो जाते हैं, रोड साइड क्यों रोके हैं वो कार को, क्या उसका घर आने का मन नहीं है? विशाल बोला तो मोना बोली क्या पता कार खराब हो, जो भी आप उसने लेने जाओ ना। लीली विशाल से बोली तो विशाल चिढ़ते हुए बोला अरे वो कोई बच्चा नहीं है जिसे मैं लेने जाऊं। जिसे लिली और ज्यादा रोने लगती है तो विशाल गहरी सांस लेकर उसके पास आकर बोला अच्छा रो मत, मैं जाता हूं। आप रहने दो भाई, मैं जा रही हूं आदित्य जी के साथ कार में, तब तक आप लोग मेरे बेटे को देखना बस। मोना आरव को देख बोली जो चुपचाप खड़ा था। आदित्य हाँ में सिर हिला देता है और फिर मोना और आदित्य जाने लगते हैं। तभी इनके कानों में गीता को आवाज आती है दी क्या मैं चल सकती हूँ आपके साथ? जिसे सुनकर मोना आदित्य एक दूसरे को देखते हैं और मोना हाँ में सिर हिला देती है तो गीता अपने आंखों से आंसू साफ करके मोना और आदित्य के साथ घर से बाहर चले जाते हैं। मम्मा मम्मा, आरव रोते हुए इनके पूछे जाने को होता है तो विशाल उस पकड़ कर बोला रो मत बेटे, आपकी मम्मा आपके डैडी के साथ राहुल मामू को लेने गई है। इतना बोल उसके सिर पर हाथ फेरने लगता है और उसका ध्यान हटाने के लिए बाकी लोग उसके साथ खुलने लगते हैं और आदित्य मोना आगे कार में बैठते हैं और गीता कार का पीछे कर डोर खोलकर बैठ जाती है और फिर वे लोग फोन में दिखाई दे रही राहुल की कार की लोकेशन के लिए निकलते हैं। और यहाँ राहुल कार में टीना के साथ था, वे दोनों के दूसरे को किस किए जा रहे थे। तभी एकदम से राहुल को गीता याद आती है तो वो अपनी आंखें बंद कर एक झटके से टीना को दूर कर कार का डोर खोलकर बाहर आते हुए बोला ये ठीक नहीं है, जाओ यहां से। और कार से उतरकर अपने कपड़े सही करने लगता है। राहुल के ऐसा करने से टीना का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और अपने कपड़े पहनकर कार से बाहर आकर बोली तेरी हिम्मत कैसे हुए मना करने की मेरे साथ करने से? राहुल पलटकर बोला सॉरी लेकिन मेरी एक वाइफ है और मुझे नहीं करना तुम्हारे साथ, प्लीज जाओ यहां से। राहुल कार के दूसरी तरफ खड़ी गुस्से में टीना के आगे हाथ जोड़कर बोला। जिसे सुनकर टीना गुस्से में बोली अच्छा तो फिर मार। इतना बोल वो अपने सिर के पलों में जुड़ा खोल देती है और उसके ऐसा करते ही उसके सिर के वाले किसी काले नाग की तरह हवा में उठते हुए राहुल के ऊपर हमला करते हैं। राहुल जब ये नजारा देखता है उसकी आंखें खोली की खोली रह जाते, तभी उसके शरीर में बेल्ट लगती है जगह जगह तो उसके मुंह से दर्दनाक चीख निकल जाती है।
एक कार आकर बिग बॉस के कार के सामने रुकती है। यही है बिग बॉस का घर और मुझे यकीन है कि इस घर में तैयार हो रहे हैं उस तरह के लोग जो इस दुनिया को खत्म कर सकते हैं। अंकित बोला तो उसके पास बैठी मोहिनी बोली, पर सर ये बहुत बड़ा रिस्क है, आपको पता है ना ये किस आदमी का घर है, अगर पकड़े गए तो हमारी सरकार भी हमें नहीं बचा पाएगी। मोहिनी की बात सुनकर कार में पीछे बैठे रूही, जीतू, अजीत हाँ में सिर हिला देते हैं। जो भी हो हम कुछ तो करना होगा। एक आदमी ने जब शहर में इतना आतंक मचा दिया था कि लोग रातों को निकलना बंद कर देते हैं, अगर उस जैसे आदमी और बन गए तो इस शहर में लोगों का रहना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम करना ही होगा फिर चाहे भी हो। अंकित गहरी सांस लेकर बोला, सर तो फिर हमें क्या करना है? रूही बोली। तो उसकी बात सुनकर सभी लोग अंकित को देखते हैं तो अंकित उनके आगे एक पेपर रखकर बोला, ये रहा इस घर का नकाशा, हम कहाँ कितने लोग मिलेंगे देखो। इतना बोल अंकित सभी लोगों को अपना प्लान बताने लगता है। प्लान बताने के बाद अंकित बोला, किसी को कोई सवाल है तो पूछ लो, और हाँ एक बात, अगर आप में से किसी को वापस लौटना तो अभी लौट जाए, क्योंकि एक बार हम लोग इस घर में चले गए तो हो सकता है कि शायद फिर हम में से कोई भी कभी भी वापस लौट कर ना आ पाए, ये मिशन हमारा आखिर मिशन भी हो सकता है। अंकित इतना बोल सभी को देखता है, सभी लोग एक दूसरे को देखते हैं। सर बाकियों लोगों का तो पता नहीं, पर मैं आपके साथ कभी नहीं छोड़ने वाला हूं, आप चिंता मत कीजिए, अगर मौत लिखी हमारे तो सबसे पहले मैं मरूंगा। जीतू बोला तो अंकित हाँ में सिर हिला देता है, और मेरा दुनिया में कोई यही ही आपके लिए मरना है, आपके जीना। अजीत बोला, मैं भी तैयार हूँ। रूही बोली, मेरे बहुत सपने हैं सर, पर जिसके साथ है अगर वो पीछे नहीं हट रहा है तो मैं भी उसके साथ लड़ते हुए मरना पसंद करूंगी। मोहिनी अजीत को देखकर बोली। तो अजीत बोला, किसी को किसी लिए जीना मरना नहीं चाहिए, मुझे इस धरती माँ के लिए मरना है। और मुझे उस धरती माँ के बेटे के लिए जो उनके लिए मरना चाहता है। अजीत सवाल का जवाब देते हुए मोहिनी बोली, और दोनों एक दूसरे को देख जा रहे थे और बाकी लोग उन्हें। मुझे लगता है कि हम लोग अंदर जाए उससे पहले तुम लोग एक दूसरे से बात कर लो अच्छे से, हमारे यहाँ से वापस आने बहुत कम चांस से। इतना बोल अंकित कार से उतर जाता है और इसके साथ जीतू और रूही भी कार से बाहर आ जाते हैं। इनके जाते ही मोहिनी अजीत को देख बोली, अजीत तुम अकेले कैसे मरने की सोच सकते हो, मैंने तुम्हारे साथ हर मिशन में दिया है और मेरा खुद से वादा है कि अगर मौत आए तो साथ में आएगी। लेकिन तुम्हें क्यों मरना है मेरे साथ, कितनी बार बोला मैंने कि मैं प्यार जैसी चीजों के लिए नहीं हूँ, मेरा एक सपना है कि देश के काम आऊं और जरूरत पड़े तो हंसते हुए मौत को गाले लगा लूं मोहिनी, पर तुम मेरे साथ मारी तो शायद मैं मुस्कुराकर ना मारूं, मेरे दिल में तब ये दुख होगा कि मेरी वजह से तुम मेरी। अजीत चिढ़ते हुए बोला तो मोहिनी के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसे देखकर बोली, अजीत मैंने तुमसे प्यार किया है, बदले में तुमसे नहीं कहती कि तुम भी मुझसे प्यार करो। अजीत यार इतनी बड़ी दुनिया में तुम्हें नहीं मिला प्यार करने के लिए, मुझसे अच्छे अच्छे लड़के हैं उनसे करो ना, मेरे साथ तुम्हें केवल मौत मिलेगी। अजीत बोला, हाँ तो तुम्हारे साथ मिलेगी तो मंजूर है मुझे अजीत, जीना तुम्हारे साथ तो मरना भी तुम्हारे साथ है बस। उनकी बातों की आवाज बाहर तक आ रही थी। यार रूही इन दोनों का भी अजीब है, एक देश से इतना प्यार करता है कि उसके लिए मरना चाहता है और दूसरा उससे इतना प्यार करती है कि वो उसके साथ मरना चाहती है। जीतू बोला, हाँ यार पर दोनों अपनी जगह सही है मेरे हिसाब से, वैसे तुम्हारी लाइफ में कोई नहीं है जिसके लिए तुम जीना चाहते हो। रूही अपने पास खड़े जीतू से बोली तो जीतू मुस्कुराकर बोला, बहुत मुश्किल सबल किया है यार तुमने, जो मैं खुद नहीं करना चाहता हूँ खुद से। अच्छा क्यों, क्या तुम भी किसी से प्यार करते थे? रूही फिर जीतू को देखकर बोली। तो जीतू गहरी सांस लेकर बोला, हाँ पर अब नहीं, कोई समय था जब हम भी किसी पर मरते थे, पर अब उसे याद कर उसे मारने का मान करता है, यहाँ खुद को खत्म करने की। लगता है आपके दिल उसके लिए बहुत नफरत है सर। रूही बोली तो जीतू बस मुस्कुरा कर बोला, छोड़ो ना यार, मेरे बारे अपना कुछ बताओ। मेरे बारे में साफ है सर जी, मैं जिससे प्यार करती थी उसे कभी नहीं बताया, और जब सोचा भी तब उसने किसी और का हाथ थाम लिया था, तो अब वो मिलेगा नहीं और कोई आया नहीं दिल में। रूही हंसते हुए बोली तो जीतू भी हंसने लगता है। अच्छा वैसे अंकित सर के लाइफ में तो कोई जरूर होगी ना? जीतू साइड में दूर खड़े अंकित को देखकर बोला तो रूही सोचकर बोली, पक्का नहीं पाता लेकिन सर के फोन में एक लड़की की तस्वीर तो देखी थी मैंने, हो सकता है कि वो ही हो। यहाँ ये लोग अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे थे क्योंकि उनको पता है बिग बॉस घर में घुसकर वापस आना मुश्किल है।
दूसरी तरफ जिस बिल्डिंग में विक्रम और उसकी टीम कैद थी वहां तक राणा और उसके हाथ पुछ गए थे और वे लोग सीधा हमला करते हैं। सभी गार्डों से हमला कर इन्हें खत्म करते हुए राणा अपने आदमियों के साथ उस लॉकअप के बाहर आते हैं तो अंदर लॉकअप में विक्रम को उसकी टीम को देखकर राणा बोला, देख क्या रहे हो, तोड़ दो लॉक। उसकी बात सुनकर एक आदमी गोली से लॉक तोड़ देता है, जिसकी आवाज सुनकर अंदर सो रहे हैं विक्रम, विनोद, राशि और राम खड़े हो जाते हैं। तुम लोग बाहर आ जाओ अब, राणा बोला तो सभी खुश होकर बाहर आ जाते हैं। राणा सर, इस बिल्डिंग के ऊपर छोटे बॉस की बॉडी की जांच हो रही है। विक्रम बोला तो राणा बोला, अच्छा चलो देखते हैं। इतना बोल वो सबके साथ ऊपर चला जाता है, जहां आकर देखते हैं कि कुछ डॉक्टर अभी भी जांच कर रहे हैं तो राणा अपने आदमियों से बोला, इन सबको मार दो और छोटे साहब की बॉडी को लेकर चलो। जिसे सुनकर वहां गोलियों की आवाज आती है। कुछ देर बाद वहां डॉक्टरों की लाश पड़ी हुई थी। बस राणा अपने आदमियों के साथ निकल जाता है उस नीली आंखों वाले की बॉडी और विक्रम और इसके सारे आदमियों को लेकर। इन सबसे अनजान मोना आदित्य के साथ कार में राहुल को पास जा रही थी और पीछे सीट पर गीता परेशान बैठे हुए थी। मोना जिसे देखकर बोली, गीता एक सवाल पूछूं तुमसे। गीता मोना की बात सुनकर हाँ में सिर हिला देती है तो मोना बोली, तुम्हारे दिल में क्या मेरे राहुल भाई के लिए। जिसे सुनकर गीता कुछ नहीं बोल पाती क्योंकि वो इसे भी नहीं पता था। अच्छा तो तुम्हें नहीं पता, लेकिन मुझे मेरे भाई के दिल का साफ पता है कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। मोना की बात सुनकर गीता उसे हैरानी से देखने लगती है तो मोना मुस्कुरा कर बोली, मुझे पता है तुम्हें मेरी बात पर विश्वास कर है, लेकिन मैं सच बोल रही हूँ क्योंकि तुमने जो गलती की थी उसके लिए मैं सिर्फ तुम्हें मारने वाली थी, पर वो राहुल ही था जिसने बोला कि वो तुमसे बदला लेगा, इसलिए मैं तुम्हें ना मारूं। मोना की बात सुनकर गीता हैरान हो जाती है तो मोना आगे बोली, बिल्कुल, और मुझे लगा वो तुम्हें कोई दर्दनाक सजा देगा, लेकिन गधे ने तुमसे शादी कर ली है। और जब मैंने आज हॉस्पिटल में पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया तो वो कुछ नहीं बोल पाया, लेकिन मैं समझ गई थी कि वो तुमसे प्यार करता है और यही वजह थी कि मैंने भी तुम्हें माफ कर दिया उसके लिए। और फिर भी तुम्हें लग रहा है कि को तुमसे प्यार नहीं करता है, तो आज की घटना ही देख लो। वो तुम्हारे लिए खाना लेकर गया था, उसे तुम्हारी चिंता थी, पर तुमने क्या किया, किसी और साथ खाना खा रही थी, जिसे देखकर उसे इतनी जलन हुई कि खुद पर कंट्रोल न कर पाया था। मोना की बात सुनकर अब गीता जो एहसास होने लगा था कि शायद ऐसा है, वो लड़का हर बार उसके लिए खड़ा रहा, बस दिखाया नहीं कि वो उससे प्यार करता है। तो क्या उसने मेरे साथ कुछ नहीं किया था? अगर नहीं किया तो फिर सच में वो मुझसे बहुत प्यार करता है, जिसे मैं कभी नहीं समझ पाई। गीता ये सोचकर रोए जाती, सॉरी अगर मेरी किसी बात का तुम्हें बुरा लगे तो, पर मुझे ये बताना सही लगा ताकि तुम फिर ऐसी गलती ना करो। वैसे तो वो कभी खुद को नुकसान नहीं पहुंचागा, फिर भी उसे दर्द तो होता है ना तुम्हारी बताओ से, इसलिए तुम उसे अब साफ बोल दो अपने दिल की, ताकि वो पागल ऐसी गलती फिर ना करें। अगर तुम उससे प्यार नहीं करती तो मैं उसे समझा कर तुम्हें इस शादी से आजाद करा दूंगी। गीता मोना बोली तो गीता के दिल में दर्द सा होने लगता है और वो अपने मुंह पर हाथ रख रोने लगती है, जिसकी हालत देखकर मोना आदित्य को देखती है जो चुपचाप कार चला रहा था। मोना फिर कुछ नहीं बोलती है, उसका काम यही तक का था, बाकी गीता की मर्जी। कुछ देर में उनकी कार राहुल के कार के पास पहुंच जाता है, वो रही राहुल की कार। आदित्य बोला, सामने रोड के साइड में रखी कार को देखकर। जिसे सुनकर मोना और गीता भी सामने देखने लगते हैं। तभी कोई साइड से निकलकर उनके कार के सामने आता है और वो कार के रोकने का इशारा कर रहा था, जिसे देखकर आदित्य जल्दी से कार रोक देता है। कार के सामने खड़ा इंसान पूरा खून में लथपथ था और वो अपने चेहरे के आगे हाथ करे हुए था। राहुल, गीता की नजर उस आदमी की अंगीठी पर जाती है तो वो चखीती हुए बोली। मोना गीता की आवाज सुनकर शौक रह जाती है और अब उसे वो राहुल ही लगा और फिर सभी जल्दी से कार से बाहर आते हैं। राहुल, गीता रोते हुए बोली और वो उसकी तरफ जाने को होती है, तभी एक लड़की जिसकी चेहरे के आगे बाल ही बाल थे, वो बाल घूमती हुए तो उसके बालों से बेल्ट निकल राहुल के सिर में लगती है तो राहुल की चीख सुनाई देती है। जिसे देखकर मोना, गीता और आदित्य अंदर से काम उठते हुए राहुल फिर तीनों को नम आंखों से देखते हुए वहीं घुटनों के बल बैठ जाता है। और वो लड़की गुस्से में मोना, आदित्य और गीता को देखकर, उसके सिर पाल उसके चेहरे पर थे तो वे लोग उसका चेहरा नहीं देख पा रहे थे। इसकी हिम्मत कैसी हुई मेरे साथ वो सब करने से मना करने की। मोना के आंखों से भी बहने लगते हैं गीता के साथ राहुल की हालत देखकर। राहुल की हालत देखकर गीता रोते हुए वही अपने घुटनों के बल बैठकर टीना के आगे हाथ जोड़कर बोली, प्लीज मेरे हस्बैंड को छोड़ दीजिए, उसने आपका क्या बिगाड़ा है। गीता को ऐसा करते हुए देखकर मोना और आदित्य राहुल के पास खड़ी लड़की को देखती है, जो गीता की बात सुनकर अपने हाथों के नाखूनों को बड़े करके उन्हें राहुल के गर्दन के नीचे एक उसका सिर ऊपर करके बोली, देख अपनी बीवी के आंखों में वो बोल रही है कि तू उसका हस्बैंड है।
उसकी बात सुनकर राहुल दर्द भरे आंखों से गीता को देखता है जो रही उसकी तरह घुटनों के बल बैठकर, तो राहुल अपनी आंखें बंद कर लेता है। क्या हुआ, नहीं मिला पा रहा, नजर उससे मिलेगा भी कैसे, मेरे खोली बॉडी देखकर खुद पर कंट्रोल जो नहीं कर पा रहा था और टूट पड़ा मुझ पर। उस लड़की की बात सुनकर मोना और आदित्य शॉक होकर एक दूसरे को देखते हैं और फिर वे दोनों गीता को देखते हैं तो वो अभी भी राहुल के लिए रो रही थी, और ये देखकर मोना और आदित्य को अजीब लगा कि गीता ने इतना सुनने के बाद भी राहुल के लिए इस लड़की से भूख मांग रही है। टीना अपनी टैडी गर्दन करके गीता को देखकर बोली, क्या हुआ, तुझे विश्वास नहीं है कि इसने मेरे साथ किया, नहीं चल मैं तुझे अपनी बॉडी देखती हूँ जहाँ इसके गंदे हाथों के निशान है। इतना बोल वो अपना टॉप खोलने लगती है तो मोना और आदित्य की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और मोना तेजी अपने पति के आंखों पर हाथ उन्हें बंद कर बोली, आदित्य खबरदार, जो अपने इस लड़की की बॉडी देखी तो, और इसकी माँ को इस कोई शर्म है कि नहीं। मोना गुस्से में सामने लंबे बालों वाली लड़की को देख बोली जिसने अपने आगे की पूरी बॉडी से कपड़े हटा दिए थे, गौर से देखने पर उसके सीने कर किसी के हाथ के सीने थे। गीता अपना सिर नीचे करके रो रही थी, लटकी नीचे सिर क्या करे, देख तेरे पति का कमाल कितने मजे लिए हैं इसने मेरे कार में और तू इस बचाना चाहती है। टीना गुस्से से बोली तो गीता बिना ऊपर सिर करके बोली, जो भी हो प्लीज आप उन्हें छोड़ दीजिए। जिसे सुनकर टीना बोली, कभी नहीं, इसने मेरे बॉडी के मजे लिए हैं तो इसे पर हक अब मेरा तेरा नहीं समझी, अब तुम लोग जाओ यहाँ से, मैं इसके साथ और खेलना चाहती हूँ और तुम लोग सुबह आना तब तुम्हें इसकी लाश मिल जाएंगी बिना खून की, क्योंकि खून भी मुझे पसंद है। टीना राहुल गाल से एक बूंद खून की लेकर उसे मुंह पर रखकर बोली। तो जिसे देखकर मोना को कुछ याद आया और फिर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, यानी ये उस नीली आंखों वाले आदमी की तरह इंसानों का खून पीकर उन्हें मारने आए, इतनी जल्दी ये आ गई, मतलब वो आदमी बहुत तेजी से ये काम कर रहा है, इसी रहा तो इनकी संख्या बढ़ जाएंगी। मोना घिरे से बोली तो आदित्य बोला, क्या अब मैं अपनी आंखें खोल लूं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं समझे आप। मोना घूर के आदित्य को देखकर बोली। गीता पूरी हिम्मत करके अपना सिर ऊपर करके देखती है तो उसके सामने खड़ी लड़की की उसे आगे से खोली बॉडी दिखाई देती है जहां किसी के हाथों के निशान थे, जिन्हें देखकर गीता अपनी आंखें बंद कर लेती है। राहुल की हिम्मत ही नहीं हो रही थी अब गीता को देखने की, और अब वो यही चाह रहा था कि वो मर जाए तो अच्छा है, क्योंकि उसने अपनी गीता को धोखा दिया है। राहुल ये सोच रहा था तभी गीता अपनी आंखें खोलकर सामने खड़ी लड़की से बोली, मुझे नहीं पता तुम कौन और क्यों मेरे राहुल को मारना चाहती हो, और उसने जो किया वो गलती से किया, प्लीज उसे छोड़ दो। जिसे सुनकर टीना गहरी सांस लेकर बोली, मैं तुम्हारे इस पति को तभी छोड़ सकती हूँ जब मेरी भूख को कोई और मर्द शांत कर सके। टीना इतना बोल आदित्य को देखती है तो मोना गुस्से से आदित्य के सामने आकर बोली, सोचना भी नहीं मेरे पति के बारे में, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी। तुम मेरा क्या बिगड़ लूंगी लड़की, तेरे पति को मैं तुझे छीन ही लूंगी, पर अगर अभी तुम लोग यहाँ से एनएचआई गए तो मैं इस लड़की को यही मारू दूंगी। इतना बोल वो अपना एक नाखून राहुल के गर्दन के अंदर थोड़ी छुपा देती है जहां से खून आने लगता है और राहुल की हल्की चीख भी निकल जाती है। नहीं नहीं प्लीज उसे और दर्द मत पूछो, छोड़ दो उसे, गीता रोते हुए बोली। मैंने कहा ना जाओ यहाँ से, वरना रोक उसे, कुछ मत करना, मैं अपने पति को भेज रही हूँ तुम्हारे पास। मोना बोली तो आदित्य अपनी आंखें खोलकर हैरानी से उसे देखने लगता है। सॉरी आदित्य, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, अपने भाई के लिए मुझे आपको इस लड़की के हवाले करना ही होगा, और वैसे भी आपके अंदर की आग देखी है मैंने, वो इस लड़की की आग को 2 मिनट में बुझा देगी। मोना आदित्य को देखकर बोली तो वो अपना मुंह खोले बोला, तुम्हारे कहने का मतलब क्या मेरे अंदर आग है? अरे आग है तो मैं किसी और के पास जाऊंगा, तुम पास ही तो आऊंगा ना। हाँ पता है आदित्य, पर अभी के लिए आप जाओ ना, नहीं पसंद आए तो वापस आ जाना सुबह। आदित्य फिर शौक जो जाता है, अरे ये लड़की उसे सुबह तक उसे जिंदा छोड़ेगी तब ना। ओके जा रहा हूँ, भगवान इसी वाइफ किसी को ना दे, बताओ यार, अपने भाई को बचाने के लिए अपने पति की बलि चढ़ा रही है। इतना बोल सामने पलटने को होता है तभी मोना उसके आंखों के आगे हाथ रखकर बोली, रोको, इसने अपने कपड़े नहीं पहने हैं। तो क्या हुआ, जा रहा हूं तो वैसे भी मुझे उतारने पड़ते ना, अब कम से कम मुझे उन्हें निकालने पड़ेंगे। चुप रहा हो आदित्य आप, और खबरदार अपने उसके बॉडी के बारे में सोचा भी तो। मोना आदित्य से गुस्से में बोली और फिर वो सामने खड़ी लड़की से बोली, भेज रही अपने आदित्य को, लेकिन उससे पहले अपने कपड़े पहनो। जिसे सुनकर टीना कंफ्यूज होकर बोली, उसकी क्या जरूरत है, हम मुझे वैसे भी वही तो करना है, और पहन लिए तो तेरे पति को निकालने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। टीना ने वही बात बोली जो आदित्य ने बोली, और उसे सुनकर मोना आदित्य को घूरती है और फिर वापस टीना से बोली,
वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम मेरे समाने आदित्य को अपनी बॉडी देखो, बाद में तुम करना वो बात अलग है। ओके, जैसी तुम्हारी मर्जी, इतना बोल टीना अपने कपड़े पहन लेती है। गीता जाओ राहुल को लेकर आओ। मोना बोली तो गीता खड़े मोना के आगे हाथ जोड़ लेती है तो मोना मुस्कुरा कर बोली, वो मेरा भाई है, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हाँ, अपने पति को दूसरी औरत के पास भी भेज सकती है। आदित्य बुरा सा मुंह बनाकर बोला। मोना उसे बस देखती है और फिर धीरे से बोली, खबरदार आदित्य, जो अपने राहुल जैसा काम किया तो आपके हाथ के निशाने देखे ना मुझे उसकी बॉडी पर, तो वो मेरे ना मारे आपको, मैं जरूर आपके दोनों हाथ काट दूंगी। जिसे सुनकर आदित्य अपनी आंखें खोलकर बोला, अरे तो भेज क्यों रही हो मुझे उसके पास। आदित्य। मोना आदित्य को आंखें दिखाकर बोली। तो वो चुप हो जाता है और फिर दोनों सामने देखते हैं तो गीता राहुल के पास पूछकर उसे चुपचाप हाथ पकड़कर खड़ा कर उसका हाथ अपने कंधे पर रखकर बोली, चलो। मुझे मर जाने दो गीत, और जीजू को इस लड़की के पास मत आने दो, ये बहुत खतरनाक, ना उन्हें मार देगी। आप चाप रहो अब राहुल, ये सब आपको पहले सोचना चाहिए था, तब तो इसके मजे ले रहे थे, अब आपके बजे आदित्य जी को अपनी जान खतरे में डालनी पड़ रही है। गीता राहुल की बात सुनकर गुस्से में बोली और फिर धीरे धीरे उसे कार के पास ले जाने लगती है। आदित्य, अब तुम मेरे पास आओ जल्दी, टीना खुश होकर आदित्य से बोली। तो आदित्य उसके बाल और उसकी नाखून देखकर डरते हुए 2 कदम पीछे हो जाता है। क्या हुआ आदित्य, जाओ ना, वैसे भी तुमने बोला था कि तुम मेरे लिए अपनी जान भी दे सकते हो, जाओ तो। मोना गहरी सांस लेकर बोली और फिर राहुल को पकड़कर उसे कार में आराम से बैठाकर गीता से बोली, गीता तुम कार चलो, मैं छोटे के पास बैठी। इतना बोल वो राहुल के साथ कार में पीछे बैठ जाती है और डोर बंद कर लेती है। गीता अंदर बैठ राहुल मोना को देखकर फिर आगे कार की ड्राइविंग सीट पर बैठने से पहले आदित्य को देखती है, जो उन्हें उदास भरी नजरों से देख रहा था। सॉरी जीजू, जब आपकी वाइफ ने आपको छोड़ दिया इसके पास तो मैं भला कर भी क्या सकती हूँ। इतना बोल वो कार में बैठकर कार को वापस पीछे ले जाती है। मोड़कर आदित्य उन्हें गहरी सांस लेकर बोला, क्या यार, अब इसके हाथों मुझे मरना पड़ेगा। मुझे कहा, मैंने सोचा था कि मैं हीरो की तरह अपने बीवी बच्चों को बचाते हुए मरूंगा। तुम मेरे हीरो हो आदित्य। तभी आदित्य को अपने कान में ये आवाज सुनाई देती है तो वो डर से जल्दी पीछे पलट कर देखता है तो वो लड़की बिल्कुल उसके पास खड़ी थी। आदित्य 2 कदम पीछे होकर बोला, दूर रहो मुझसे, मैं उसे दूर का आदमी नहीं हूं, समझी तुम। अच्छा, मैं भी नहीं हूं आदित्य, तुम मुझे अपने सीने से लगा तो मैं फिर किसी मर्द के पास ना जाऊं। टीना आदित्य की तरफ अपने कदम बढ़ाकर बोली, नहीं मैं नहीं आने वाला तुम्हारे पास, मेरे बीवी बच्चे हैं यार, इनका क्या होगा। आदित्य अपने कदम पीछे लेते हुए बोला, अब तुम्हारा कोई नहीं आदित्य, मैं ही तुम्हारी सब कुछ हूं अब आदित्य, आई लव यू। टीना आदित्य जी तरफ एक और कदम बढ़कर बोली, ये राम, ये क्या बोल दिया तुमने, अब तो मुझे तुमसे प्यार करना होगा। आदित्य वही रुक कर फिर टीना का हाथ पकड़कर बोला। टीना हैरान हो जाती है थोड़ी तो आदित्य उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, हाँ बेबी, सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे भी कोई ऐसी लड़की चाहिए थी जो केवल मुझसे प्यार करे। और मोना पता नहीं किस किस प्यार करती थी यार, वो खूबसूरत भी नहीं थी। तुम्हारी बात अलग है बेबी, मुझे तुम बहुत पसंद आई, चलो हम अपनी अलग दुनिया बनेगी जहाँ केवल तू और मैं होगे। आदित्य टीना हाथ पकड़कर उसके साथ चलते हुए बोला। टीना के दिल में एक अलग ही खुशी हो रही थी और वो आदित्य के कंधे पर अपना सिर रखकर बोली, सच बोल रहे हो ना आदित्य, तुम मुझसे प्यार करते हो। क्या तुम मेरी बात पास विश्वास नहीं है बेबी, अगर ऐसा है तो लो मुझे मार दो। आदित्य टीना के हाथ अपने गले पर एक कर बोला। तो टीना जल्दी से ना में सिर हिला, अपना हाथ आदित्य के गले से हटाकर पलट कर उसके सीने से चिपक कर बोली, नहीं कभी नहीं आदित्य, अगर अब मैंने आपको थोड़ी भी चोट पहुंचाई तो मैं खुद को भी मार लूंगी। तभी तुम मुझे पसंद आए बेबी, चलो तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पर लेकर चलता हूँ। आदित्य टीना कार में बैठा कर बोला और फिर डोर बंद कर पलट उल्टी सा मुंह करने लगता है। टीना तो खुशी में पागल हो रही थी और आदित्य की हालत खराब, अच्छी मुसीबत में फंसा उसकी बीवी उसे। बिग बॉस के घर में अंकित अपनी टीम के साथ इंटर हो चुका था। राणा के साथ सभी गार्ड चले गए तो 2-3 हो गार्ड थे जिन्हें वे लोग मारकर उनकी लाश छुपा देते हैं। सभी लोग फिर घर के अंदर आते हैं, सभी के चेहरे पर मास्क था। सर, ये घर तो बहुत बड़ा है, हम कहाँ जाना है, रूही बोली पूरे घर को देखकर। तो जीतू उसके मुंह पर हाथ धीरे से बोला, चुप हो जाए, यहाँ हम घूमने नहीं आए, अगर पकड़े गए ना तो पक्का हमारे कई सारे टुकड़े कर दिए जाएंगे। जिसे सुनकर रूही की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो खुद अपने होठों पर उंगली रख लेती है। अंकित अपने हाथ में लिए कागज में देखकर बोला, हमें सीढ़िया के ऊपर 2 रूम छोड़कर तीसरे वाले रूम में जाना है। उसकी बात सुनकर सभी हाँ में सिर हिला देते हैं
और फिर सभी अंकित के पीछे जाने लगते हैं धीरे धीरे कदमों से 2 रूम में छोड़कर। जब अंकित तीसरे रूम के सामने आता है तो सभी को देखकर बोला, सभी लोग तैयार हैं ना? सभी हाँ में सिर हिला देते हैं, जिसे देखकर अंकित डोर पर हाथ रखने ही वाला होता है, लेकिन फिर कुछ सोचकर अपना हाथ पीछे लेकर मोहिनी को देखता है, जो अंकित का इशारा समझकर अपने पैंट की पॉकेट से एक छोटी सी डिब्बी निकालकर उसने सफेद पाउडर जब दरवाजे पर डालती है तो पूरे दरवाजे पर लाल तार दिखाई देती है, जिसे देख सभी अपने मुंह पर हाथ रख लेते हैं। ये क्या यार, अगर सर ने इस दरवाजे को छू लिया होता तो? इतना बोल जीतू डर से कांप उठता है। मुझे लगा ही था इतना आसान तो नहीं होने वाला हमारे लिए, अंकित बोला, जिसे सुनकर अजीत बोला, तो क्या अब हम वापस लौट जाएंगे? तो और कोई रास्ता है हमारे पास? अगर इस दरवाजे को हमने हल्का टच भी किया तो हमारा उपकर टिकट कट जाएगा। मोहिनी बोली, क्या यार, मतलब हमारी सारी मेहनत खराब हो जाएंगी? रूही उदास होकर बोली। तो सभी सोच में पड़ जाते हैं, तभी इनके कानों में एक साथ गई पैरों की आवाज आती है, जिसे सुनकर सभी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। जल्दी से छुप जाओ वरना सब पकड़े जाएंगे, मोहिनी बोली। तो रूही जीतू के साथ एक कोने में दीवार के पीछे, मोहिनी अजीत का हाथ पकड़कर साइड की रूम में, और अंकित को कुछ समझ नहीं आया तो वहीं एक गमले के पीछे बैठ जाता है। मर गए, रूही बोली तो जीतू उसके होठों पर उंगली रख देता है, क्योंकि जिसे रूम में वे जाने वाले थे उसके पास वाले रूम का डोर खोलकर एक बूढ़ा व्यक्ति बाहर आता है, जो पहले आसपास देखता है और फिर सीढ़ियों की तरफ जाता है। तो ये है बिग बॉस, मोहिनी उस रूम का हल्का सा डोर खोलकर बोली। तो उसके पीछे खड़ा अजीत उसके मुंह पर हाथ रख जल्दी से डोर बंद करके मोहिनी को घूर के गुस्से में बहुत धीरे आवाज में बोला, अभी वो यही है, दिखाई नहीं दिया क्या तुम्हें? मोहिनी अजीत के ऐसा करने से उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी और मौके का फायदा उठाकर जल्दी से उसके होठों पर किस कर देती है। ये देख अजीत हैरानी से उसे देखता है, पर वो अभी कुछ बोल नहीं पा रहा था, पर उसे मोहिनी पर गुस्सा बहुत आ रहा था। तभी मोहिनी सॉरी बोलकर उसके हाथ पर अपने होठ रख अजीत को किस करने लगती है, और अजीत बस उसे ऐसा करते हुए देख रहा था। ये लड़की उसका फायदा उठा रही है, क्या मुसीबत है? वो हल्की सी आवाज भी नहीं कर पा रहा था, जिसका पूरा फायदा मोहिनी उठा रही है। अगर मौत भी लिखी होगी तो वो उसे हंस के गले लगा लेगी इस पल को याद करके। यही सोचकर वो उसे किस किए जा रही थी। अजीत के हाथों की मुट्ठी कस चुकी थी और मोहिनी के कमर की तरफ बढ़ते अपने हाथों को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था कि वो उसका साथ ना दे, लेकिन उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था। आखिर में उसे डर था, वही हुआ। वो उसके हाथ जिसे ही मोहिनी के कमर को छूते हैं तो वो फिर कसके मोहिनी से चिपक जाता है, जो डोर से चिपकी हुई थी, और फिर वो भी उसका साथ देने लगता है, जिसे देख अब मोहिनी हैरान थी। और फिर दोनों अपनी अपनी आंखें बंद कर एक दूसरे को किस किए जा रहे थे। वे दोनों एक दूसरे को इस तरह किस कर रहे थे जिसे ये उनका आखिर बार हो। शायद फिर वे लोग कभी किस ना कर पाए, और उनमें से कौन बच पाए ये भी किसी को नहीं पता है, इसलिए उनमें से कोई भी किसी को नहीं रोक रहा था। उस रूम के बाहर साइड दीवार के पीछे छुपे रूही और जीतू दोनों का कुछ ऐसा ही हाल था। फर्क इतना था कि वे लोग एक दूसरे को प्यार नहीं करते थे, पर जीतू के अपने इतने करीब आकर अपने मुंह पर हाथ रख रूही की दिल की धड़कन तेज हो गई थी, और वो जीतू को देख रही थी, जो अपने चेहरा थोड़ा बाहर निकालकर बिग बॉस को नीचे हॉल में जाते हुए देख रहा था सीढ़ियों से। उसके जाते ही जीतू राहत की सांस लेकर बोला, गया, बच गए। इतना बोल जब रूही के मुंह से अपना हाथ हटाता है तो देखता है कि रूही उसे ही देख रही है, पर जिस नज़र से वो उसे देख रही है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। इस नज़र से अगर उन्होंने एक दूसरे को देखा तो शायद वो जाए, जो नहीं होना चाहिए। यही सोच जीतू अपना दूसरी तरफ करके बोला, वो मैं। तभी रूही जीतू के गाल पर किस करती है और शर्माते हुए अपना सिर नीचे कर लेती है। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी, पर जीतू का क्या, वो तो मुंह खोले इस नादान लड़की को देखने लगता है। ये क्या था? तुमने तो बोला था कि तुम्हें जो पसंद है तुम सिर्फ उसकी हो और वो तुम्हारा नहीं हो सकता है। जीतू शौक में ही बोला तो रूही अपना सिर ऊपर करके बुरा सा मुंह बनाकर बोली, तो क्या मैं उसके चक्कर कर अपनी जवानी बर्बाद कर दूं? अरे वो तो किसी और के साथ मजे कर रहा है, मेरा क्या? मेरी जवानी तो गोलियां चलाते हुए निकल जाएगी। इतना बोल वो रोनी सी शकल बनाकर बोली। तो जीतू बोला, पर क्या तुम्हें मैं ही मिला मेरी लाइफ में? पता है कि पहले थी, अब नहीं है ना, तो क्यों ना मैं ही? इतना बोल शर्माने लगती है तो जीतू बोला, बिल्कुल नहीं, हमारा कुछ नहीं हो सकता, अपने काम पर ध्यान दो। इतना बोल वो वापस बाहर देखने लगता है, लेकिन अब रूही ने सोच लिया था वो अब इसके साथ कोशिश करेगी। यही सोच जूती से बिल्कुल चिपक जाती है, जिसे देखकर जीतू रूही को घूरता है तो वो उसे मुस्कुरा कर देखती है तो जीतू गहरी सांस लेता है। लेकिन इन सब में केवल अंकित ही था, जिसकी नज़र केवल बिग बॉस और उसके नीचे आए आदमियों पर थी।
राणा बोलो क्या खबर लाए हो, क्या मिल गए हमारे सभी शेर? वो बूढ़ा आदमी सोफे पर बैठकर बोले, हाँ मिल गए, हमने उन्हें बचा लिया है और वो अपने होटल में गए, पर उससे बड़ी खबर है कि हमारे छोटे बाबा की बॉडी मिल गए जिसे कुछ डॉक्टर जांच करे रहे थे। राणा इतना बोल हाथ का इशारा करता है तो उसके पीछे से दो आदमी उस नीली आंखों वाले आदमी की बॉडी लेकर आते हैं जिसके दो भाग थे जिसे वो लोग बिग बॉस के सामने टेबल पर रख देते हैं। ऊपर से अंकित जब ये देखता है तो वो शॉक हो जाता है, इसका मतलब वहां डॉक्टर और उसकी सारी गार्ड। इतना बोल अंकित अपनी आंखें बंद कर लेता है, शायद उसने गलती कर दी, उसे जगह चेंज कर लेनी थी। अंकित ये सोच ही रहा था तभी उसके कानों में नीचे बैठे बूढ़े आदमी की गुस्से भरी आवाज आती है, किसने किया ये, तुम लोगों ने मारा कि नहीं? नहीं, हमें उस बिल्डिंग में केवल गार्ड और डॉक्टर ही मिले जिन्हें हमने तुरंत ही मार डाला था। जिसे सुनकर वो बूढ़ा आदमी बोला, तो क्या विक्रम और उसकी टीम को भी नहीं पता? पता होगा, हमने पूछा नहीं क्योंकि छोटे साहब के बारे में सुनकर हम सीधे वहां चले गए थे। राणा अपना सिर नीचे करके बोला। तो वो बूढ़ा व्यक्ति बोला, ओके तुम लोगों ने अच्छा काम किया, कल सुबह विक्रम और उसकी टीम को बुलाकर पूछे लेंगे, वो जो भी हो हमसे दुश्मनी मोल लेकर उन्होंने अपने मौत खुद अपने हाथों से तय कर दी है। इतना बोल बूढ़ा व्यक्ति खड़ा होकर एक आदमी से बोला, तुम मेरे पीछे आओ, छोटे बॉस की बॉडी लेकर, और बाकी लोग अपने अपने काम लग जाओ फिर से। उसके इतना बोलते ही सभी पाने जगह खड़े हो जाते हैं। अब आदमियों को जाल से बिछ गया था, यानी यहाँ से अब बाहर जाना अंकित और उसकी टीम के लिए मुश्किल होने वाला था। वो बूढ़ा व्यक्ति अपने सीढ़ी से चढ़कर उस रूम के बाहर आ जाता है। उसका दरवाजा खोलने से पीछे खड़े आदमियों से बोला, इस यही रखकर तुम लोग जाओ। वे दोनों आदमी उस नीली आंखों वाले लड़के की बॉडी नीचे रखकर पलटकर चले जाते हैं। इनके जाते ही वो बूढ़ा व्यक्ति पहले आसपास देखता है और फिर डोर के पास दीवार पर एक ना देखने वाला बटन को दबा देता है, जिसे दबाते हुए अंकित देख रहा था उसकी सोच से भी ज्यादा खतरनाक और चालाक है ये आदमी। अंकित को एहसास हुआ कि शायद सच में अब यहां से निकल पाना मुश्किल होगा, पर अब आ ही गए तो वो इस राज का पता लगा ही लेंगे। यही सोच वो देखता है कि वो बूढ़ा व्यक्ति डोर खोलते ही नीचे पड़ी बीडी को बीच में लटक रहे तार से खींच कर ले जाता है, जिसे उसके लिए उसकी कोई कीमत नहीं है। हो उसके जाते ही डोर बंद हो जाता है और बाकी लोग अंकित को देखते हैं अपनी अपनी जगह से, तो अंकित उन्हें वहीं रुकने का इशारा करता है जब तक कि वो बूढ़ा व्यक्ति वापस आकर अपने रूम में सोने नहीं चला जाता। तो सभी हाँ में सिर हिला देते हैं। दूसरी तरफ गीता कार चला रही थी और पीछे सीट पर मोना राहुल की चोटों से खून साफ कर रही थी कपड़े से। राहुल दर्द में मुंह बना रहा था, जिसे देखकर गीता कार ड्राइव करते हुए बोली, अब क्यों दर्द आप मुंह बना रहे हो? उस समय तो आपको मजे आ रहे होंगे ना, जब उस डायन के होठों पर किस करते हुए उसके उन्हें दबा रहे थे, तब तो मजा आ रहा था ना आपको? गीता गुस्से में दांत पीसते हुए बोली। तो मोना और राहुल हैरान होकर एक दूसरे को देखते हैं, ये लिंकी एकदम से कैसे चेंज हो गई? वहां तो ऐसा दिखा रही थी जिसे उससे इस कोई फर्क नहीं पड़ता है, और अब एकदम से क्या हुआ? दोनों को खुद को घूरता देखकर गीता बोली, दी आप ही बताओ मुझे, इस आदमी ने कितना गलत किया और अच्छा हुआ इन्हें सजा मिली, और इसके वजह से आपके पति की जान मुश्किल में है अभी। गीता मोना से बोली। तो मोना गहरी सांस लेकर बोली, आदित्य की चिंता मत करो, मेरा पति इस तरह की डायनों से रोज निपटना है तो उसके लिए मुश्किल नहीं है। बाकी राहुल सही गलत किया वो तुम लोग आपस में देखो, क्योंकि मियाँ बीबी के बीच में नहीं आने वाली। फिर भी दी, अगर राहुल के जगह आदित्य जी होते तब क्या करती आप? इतना बोल वो मोना को देखती है। राहुल भी मोना को देखता है क्योंकि उसे लगा मना कुछ अच्छा बोली, पर मोना जो बोली उनसे दोनों शौक रह जाते हैं। मैं सीधा गोली मार देती फिर। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।